में ये इशू हो गया कि हो सकता है कि मतलब आपको गोट से राइस रिप्लेस ना करना हो सकता है आपको कुछ और चाहिए, किसी और इंसान से सर्विस चाहिए जो फिलहाल वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो उससे आप क्या कर सकते हो, आप गोट को सिल्वर के लिए बेच दो, और सिल्वर को आपको पता है कि फ्यूचर में किसी और चीज से ये ट्रांसफर हो जाएगा। एंड लाइक मेक दैट डिस्टिंक्शन। ये अभी तक मनी से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि सिल्वर की इनहेरेंट वैल्यू है, लाइक इट्स नॉट अ पीस ऑफ पेपर, वो एक लिमिटेड प्रेशियस मेटल है। ओके, सो आफ्टर दैट क्या हुआ, जब ये सिस्टम चला कुछ सालों, तो फिर इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए जिन्हें हम बोलते हैं बैंक्स। तो बैंक वाज नॉट अ गवर्नमेंट एंटिटी, बैंक वेयर लाइक इंडिविजुअल मनी लेंडर्स काइंड ऑफ पीपल। तो लोग क्या करने, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू सेफगार्ड योर मनी, लाइक फिजिकल सेफगार्ड। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे गोल्ड या सिल्वर अगर कलेक्ट हो गए हैं, तो आप जाकर बैंक में रख दो, लाइक फिजिकल स्पेस में रख दो बैंक का एक, और वो क्या करेंगे, आपको एक स्लिप दे देंगे, लाइक एक मेमो टाइप की कोई भी चीज, कि आपने ये 500 kgs ऑफ गोल्ड यहाँ पे स्टोर करे हैं, ये लो, आप ये पेपर ले लो। तो ये था। तो फिर जब ये हुआ तो बहुत लोग ये करने लगे, तो लाइक आफ्टर फ्यू मोर इयर्स, तो फिर क्या हुआ, जब लोगों को फिर जब ट्रेड करना होता है कि सपोज मुझे पर्सन बी को 200 kg ऑफ गोल्ड देने हैं, तो द प्रोसेस वुड बी कि मैं वो स्लिप को ले जाऊं, बैंक में दूं, उसे मैं रिप्लेस कराऊं 200 kg से, फिर उसे मैं पर्सन बी को ले जाके दूं, वो पर्सन बी अपने बैंक में डालेगा। तो फिर लोगों ने क्या करना शुरू किया कि जो बैंक का स्लिप था उसके हाथ में, वो स्लिप उसने पर्सन बी को पास कर दिया कि जाओ तुम कलेक्ट कर लो। सो दैट्स हाउ बैंक नोट स्टार्टेड। बैंक नोट लिटरली मीन्स कि मतलब ये आए ही वहां से है कि बैंक जो आपको नोट दे रहा है आपके करेंसी के बदले, जो आपने मतलब वहां पे जो फिजिकल चीज को आपने स्टोर किया उसके बदले। तो दैट्स हाउ पेपर करेंसी स्टार्टेड। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो या yeah, it's again going back to the gold standards. मतलब इट्स अगेन गोइंग बैक टू द बैंक स्टैंड। मतलब तो ये स्टोरी में अभी तक हम यहाँ पहुंचे थे कि लाइक नोट्स वगैरह ट्रांसफर होने लगे डायरेक्टली। फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट्स आए, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये सब प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करेंगे। एंड बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुआ पता है आपको, कि मतलब इन्फ्लेशन कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि जब बैंक्स ने देखा कि मतलब वो जो पेपर में लिख के दे रहे हैं उसे लोग रिप्लेस कर रहे हैं, तो बेसिकली जो गोल्ड है उसको कलेक्ट करने कोई नहीं आ रहा, जो गोल्ड उनके पास स्टोर करा हुआ है उसे लेने कोई नहीं आ रहा, लोग उनके दिए हुए कागज में लिखे हुए पेपर को रिप्लेस करके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्हें एक सुपर पावर मिल गया। वो क्या कर सकते हैं, जस्ट एक और पेपर उठाओ, उसमें लाइक आप लिख दो 2000 kg ऑफ गोल्ड, एंड वो लाइक किसी को भी दे दो, तो बेसिकली वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, राइट? सर दो इकोनॉमिक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, एंड आई मतलब जो भी आंसर करना चाहता है कर सकता है। एक तो कि इन्फ्लेशन क्या होती है, राइट? एंड उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है कि अगर गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि वो अनलिमिटेड करेंसी छाप सकती है, तो वो क्यों नहीं छापती है? क्योंकि आई थिंक ये सबके दिमाग में आता है किसी पॉइंट पे टाइम पे, क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है सब सुनते हैं, एंड नोट क्यों नहीं छाप सकते हैं वो कोई भी समझा, कोई भी मतलब नॉट डायरेक्टली यार वो कुछ ऐसा सिस्टम। तो इन्फ्लेशन में बेसिकली होता है कि जब मनी इन सर्कुलेशन इज मोर देन लाइक द अमाउंट दैट इज, मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 1929 में जर्मनी में वो हुआ था ना, कुछ इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया था जब, हाँ जर्मनी के ऊपर वो सारे सैंक्शंस लगाए थे क्योंकि उनसे बहुत सारा पैसा। हाँ जर्मनी में क्या हुआ कि हर चीज हो गई महंगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर उनका सप्लाई वप्लाई कट कर दी थी, और सब कुछ एक ब्रेड लेने के लिए उनको मतलब पूरी ट्रॉली भर भर के नोट ले जाते थे, तब भी नहीं मिलती थी। तो मतलब इन्फ्लेशन बस ये होता है कि आपके पास पैसा है बट वो कोई काम का नहीं है, आपके पास भर भर के है। मतलब मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन इज बेसिकली महंगाई। हाँ महंगाई, दैट्स इट सर। वो तो समझ गया, मतलब क्यों होती है महंगाई? मतलब ये इसलिए होती है, जैसे
मैं जो स्टोरी बता रहा था, तो इसमें क्या हुआ कि बैंक्स ने खुद के नोट्स क्रिएट करना शुरू कर दिया ना, जितने एग्जिस्टिंग वैल्यू है, जिन वैल्यू के गोल्ड थे उनके पास स्टोर्ड, उससे ज्यादा के वो नोट्स मार्केट में सर्कुलेशन में आ गए। तो उससे क्या हुआ कि सपोज आपने 1 kg गोल्ड सपोज 1 लाख रुपीस का है, और अगर आपने 1 करोड़ के नोट्स को एक्स्ट्रा सर्कुलेशन में ला दिया, तो अब वो लेकर गोल्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, गोल्ड को फेच करने आ सकता है, तो गोल्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। और मतलब एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग बात ये है लाइक मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी पे, कि आप लिटरली लाइक इनफाइनाइट नोट प्रिंट कर सकते हो, इन्फ्लेशन नहीं होता। ये बहुत स्ट्रेंज बात है, बट यूएस लाइक 50% ऑफ द यूएस डॉलर्स अभी पिछले 1 साल में प्रिंट हुआ है, और कुछ इन्फ्लेशन मतलब ये जो पावर है वो सब कंट्रीज के पास नहीं है ना, मतलब कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज, अब जैसे बांग्लादेश यूएस के पास है, जिनके पास एसेट ज्यादा है। नहीं, एसेट की बात नहीं, आई थिंक क्योंकि यूएस सेंट्रल करेंसी है पूरे वर्ल्ड के एक्सचेंज की, तो आई थिंक उस वजह से, क्योंकि यूएस डॉलर की डिमांड हमेशा रहती है। No, that's not true. Any country can print how much they want. सारे like Zimbabwe printed. I mean, it's controversial. Right, correct. Parth कुछ कहना चाहता है? No, Zimbabwe can't do that, but US can do that. No, any country can do that. हाँ, सब लोग fiat currency यूज कर रहे हैं ना अब। हेलो, हाँ पार्थ बोलो। I was talking about कि buying power decrease हो जाता है basically, and the people, मतलब government are printing money out of. This is what I feel inflation is for me. सार्थक सर आप कुछ कह रहे थे? हाँ कोई भी प्लीज। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे यूएस के पास आपने किसी ने बोला कि पावर है, और वो उसके पास ज्यादा एसेट है तो उस पर डिपेंड करती है, तो उनके पास जो एसेट है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, और वैसा कौन सा एसेट है जो बाकी कंट्रीज के पास नहीं है? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। No, it doesn't depend on the asset. It's because कि दुनिया में जो बाकी जो कंट्रीज है जितने भी, वो यूएस डॉलर को एज अ हेज यूज करते हैं। मतलब इवन जो अपना आरबीआई है, तो जैसे मैंने अपनी स्टोरी में बोला था कि लोग गोल्ड स्टोर करते थे हिस्ट्री में, आजकल गोल्ड स्टोर नहीं होता, आजकल यूएस डॉलर स्टोर होता है। तो जो हमारी रुपी की जो भी वैल्यू है वो बेस्ड ऑन यूएस डॉलर है, जो आरबीआई फिजिकली खरीद कर स्टोर कर रखा है, यूएस डॉलर। चाइना भी वही करता है, एंड लाइक सारे कंट्रीज यूएस डॉलर को स्टोर में रखते हैं। और क्योंकि इसी वजह से यूएस डॉलर को अगर यूएस एक चीज बस, मतलब आप में से कोई भी जो बोलना चाहता है ना, जस्ट डू दिस हैंड रेज वाला रिएक्शन एंड बारी बारी विल ट्राई टू स्पीक, ठीक है? हाँ अंशुल कंटिन्यू। That's what I was saying, मतलब कि because all the countries use US dollar as their reserve currency, that's why US can print more US dollars like infinitely, and they are just realizing it now, and they are literally doing it. Like they printed 50% of the US dollar in a year. So yeah, world is a strange place. अंशुल मेरा एक क्वेश्चन है। आदित्य कोई भी? हाँ आदित्य कौन सा? आपने जो अभी जो यूएस डॉलर वाला जो बोला, सो उसमें ऐसा मतलब आपका ये था कि यूएस डॉलर को एज हमने सेंट्रलाइज कर दिया है बाकी सब कंट्रीज के जो करेंसी उसको कंपेयर करने के लिए, और फिर मतलब ये मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि यूएस डॉलर को हमने अगर सेंट्रलाइज कर दिया है तो बाकी करेंसीज का वैल्यू उसके ऊपर से कैसे डिपेंडेंट मतलब चेंज होता है या ऊपर नीचे होता है, जो हम रोज देखते हैं कि मनी मतलब रुपीस का 73 से 74 हो गया या उससे नीचे होगा वैसा। तो वो तो यही होता है ना, मतलब लाइक वो आप एक वापस कंट्री लेवल में आ जाओ। सपोज अब इंडिया के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर है एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रुपीज है, बट इंडियन बैंक्स यूएस डॉलर को तो प्रिंट नहीं कर सकते, बट वो रुपी प्रिंट कर सकते हैं, राइट? तो अगर वो रुपी को प्रिंट करते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर के बदले उनके पास ज्यादा रुपी हो जाएगा। सो the amount of US dollar per rupee can buy will reduce. इसकी वजह से हम ज्यादा रुपीस प्रिंट नहीं कर पा रहे। Yeah. Okay. नीरज sir, please. Yeah, I mean I haven't researched that every country has back
every country's currency is backed up by US dollar, but I know that India's currency is backed up by gold. Like how much they print, they have the backup of that gold. So, and the US dollar, it is not true that any other country cannot print their money, because they can, like Zimbabwe printed enough money due to they were facing some problem, so they just decided that they will print money for everyone. So at one point of time they had like 10 million Zimbabwean currency note. So that's not, I don't think that's completely true, and we are getting into something interesting here. So just like for fiat currency, India has backed up gold for it. So in future, if India tries or will introduce its own cryptocurrency, so they will have to back up by something digital gold or something like that, like digital asset. Right. सृष्टि प्लीज आप क्या कह रहे थे? So if US can print unlimited amount of money, then if in case they are facing some debt or like any situation, they can just create an inflation, right? Like because every currency is compared to directly US dollar. So in US dollar is used. If they print more amount of US dollars, then there will be an inflation in that country, and the amount of the debt will reduce. Like I was just thinking this way. Is this correct? Like just I want. So India में क्या है? Constantly taking debt to back up that currency. So that is not completely. Like India में जैसे नीरज debt right now. हाँ, US debt is, हाँ तो मतलब नीरज जो तुम कह रहे थे ना कि इंडियन करेंसी किस चीज से बैक्ड अप है, तो इनिशियली इट यूज्ड टू बी गोल्ड, बट अब क्या है कि हम लोग सम परसेंटेज ऑफ गोल्ड रखते हैं अपने गोल्ड रिजर्व्स में, एंड सम परसेंटेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रहता है. सो इस तरीके से हम अपना रेशियो मेंटेन करते हैं. कितना प्रिंटिंग होगा वो एक फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ आरबीआई का, उसमें क्या है कि आई थिंक अगर मेरे को सही से याद है तो 15% गोल्ड है, बाकी रिमेनिंग फॉरेन एक्सचेंज है. फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी मनी सर्कुलेशन में है, उसके बाद इस साल की ग्रोथ प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट क्या होगा उस हिसाब से हम मनी प्रिंट करते हैं, राइट, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे. तो ये इंडिया का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है. एंड जहां तक मतलब जैसे अंशुल ने कहा कि हाँ देयर इज सम ट्रूथ टू द फैक्ट कि यूएस करेंसी की काफी वैल्यू है, क्योंकि सारी ट्रेड जो ग्लोबल स्केल पे होती है दैट इज बैक्ड बाय यूएस डॉलर. क्योंकि अगर तुम्हें इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी ट्रेड करना है तो तुम्हें यूएस डॉलर चाहिए, इसलिए यूएस जितना डॉलर प्रिंट करता है उसकी डिमांड कहीं ना कहीं रहेगी, एंड दैट्स व्हाई इट हैज इनहेरेंट वैल्यू, राइट. मेरा कुछ इस तरीके से आइडिया है. अगर किसी को डाउट हो तो आई कैन लाइक ट्राई टू एक्सप्लेन इन मोर डेप्थ, और अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू. इसके बाद पार्थ या आर्यन, दोनों में से कोई भी. तो लाइक मैं बोल रहा था कि हेलो, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अभी जैसे अंशुल ने बताया ना कि लाइक यूएस करेंसी वैल्यू है लाइक और अदर कंट्रीज के लिए, और लाइक मैंने पढ़ा है, लाइक हो सकता है लाइक ट्रूथ ना हो, बट मैंने पढ़ा है कि जैसे किसी यूएस बैंक्स के पास अगर अपने से लाइक किसी दूसरी कंट्री के स्टोरेज गोल्ड से ज्यादा गोल्ड है तो लाइक उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है. लाइक ये ऐसा ही कुछ है क्या? मुझे समझा नहीं क्वेश्चन. लाइक उनके पास अपने से ज्यादा गोल्ड है, क्योंकि वो उनके पास जितना स्टोरेज में गोल्ड होगा वो उतना ही तो करेंसी लाइक मार्केट में लाएंगे ना, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में. सिर्फ गोल्ड पे डिपेंडेंट नहीं होता ये, मतलब सिर्फ गोल्ड के बेसिस. अब तो सारे करेंसीज फिएट करेंसीज है ना. गोल्ड बैक वाला तो गोल्ड का होता था, बहुत पुराना है. गोल्ड की अभी भी वैल्यू, बट उतना परसेंटेज वैल्यू नहीं देते हैं. ओके, तो लाइक वो अभी लाइक 50% अभी बताया, लाइक एक ईयर में लाइक 50% डॉलर्स 15. तो मतलब मेरे को करेक्ट आइडिया नहीं कि रेशियो क्या है, तो ऐसा है कि 15% तुम्हारा कुछ, आई एम नॉट श्योर, मेरे को देखना पड़ेगा इंटरनेट पे एक बार चेक करने का, मेरे को वैल्यू श्योर नहीं, मतलब 1% ऑफ गोल्ड तुम्हें अपने बैंक रिजर्व में चाहिए, बाकी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, मतलब उतना यूएस डॉलर चाहिए तुम्हें, एंड देन उसके हिसाब से उसकी बैक पे करेंसी प्रिंट करते हैं. प्रशांत, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आर्यन पूछो सर. मैं वो जो नीरज और पार्थ ने बोला ना, उसको अगर
कंट्री लेवल पे सिंप्लीफाई करो तो अगर इंडिया या जिम्बाब्वे कोई भी कंट्री जो पैसा प्रिंट करती है, दो चीजों पे होता है। एक उनका जो जीडीपी पे चल रहा है, आपका सप्लाई डिमांड के बेसिस पे यू कैन प्रिंट मनी। अब मतलब उठा के रैंडमली नहीं कर सकते, जितनी आपकी सप्लाई है उसके हिसाब से वो ईयरली बेसिस पे प्रिंट करते हैं। और जो सेकंड जो आपने वो गोल्ड का बोला, 3 जो रिजर्व्स हैं, एक गोल्ड पे होता है शायद, एक फॉरेन एक्सचेंज पे होता है, और एक जो उनको लैंडिंग के बेसिस पे देना होता है उसके बेसिस पे प्रिंट करते हैं। बट ये सब यूएस पे बैकएंड पे पैक्ड है, तो इसलिए बाकी कंट्रीज को जीडीपी और उनके लैंडिंग और इसके बेसिस पे प्रिंट करना पड़ता है। बट यूएस जब भी इनसे एसेट एक्सचेंज करता है या इनसे कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, उनके पास बैकिंग कुछ नहीं है, तो वो अपनी मर्जी से पैसा प्रिंट करके खरीद सकते हैं। तो इंडिया उनको कुछ बेच रहा है और उनके पास नहीं है $3 बिलियन, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मनी प्रिंट करके उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। That be justified power. It is, पर अभी they are global leaders, तो उनके पास resources भी सबसे ज़्यादा हैं। But there may be some laws, right, which govern the laws. तो they can't randomly nobody can print money. अभी जब US print करता है, जो लोग बोलते हैं out of thin air they are printing money, they can only do it when they are doing an asset exchange. वो regular basis पे नहीं print कर सकते, कोई transaction हो रहा है तो ही वो उसके basis पे supply demand match करके print कर सकते हैं। तो फिर अभी उन्होंने कोविड के सिचुएशन में जो प्रिंट किया मनी, वो कौन सा एसेट बेच के किया, कौन सा ट्रांजैक्शन है? उसके बहुत सारे मुझे डिटेल में नहीं पता, बट जो फेडरल रिजर्व ने जो किया था उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व थे। ओके, एक क्वेश्चन मेरे को पूछना था, तो क्या आप सेंट्रल अथॉरिटी या फिर आपका जो करेंसी है उसको स्टैंडर्ड पकड़ के बाकी सारे जो ट्रांजैक्शन करते हैं, इस चीज का क्या कुछ फायदा है एक्चुअली यूएस को? और अगर है तो फिर अगर हमको इंडिया का जो रुपीस है अगर उसको स्टैंडर्ड बनाना है तो फिर क्या वो हो सकता है? मैंने कहीं पढ़ा था कि that you need more exports than imports to create value for your currency. अब यूएस के पास आईफोन है, आपको आईफोन खरीदना है तो आपको उतना पे करना पड़ेगा जितना वो मांगता है। You don't have something which everybody wants. You don't have something which everybody wants and at the price which you want. ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिसके लिए इंडिया कंट्री से पैसा मांग सकता है। और वो the reason US dollar became global was कि जब ये क्राइसिस के टाइम पे अरब कंट्रीज और इनके पास पैसे नहीं थे तो उनके ट्रेड सब डॉलर में होते थे। सो वंस योर करेंसी कैन बी यूज्ड इन अदर कंट्रीज, देन वो वर्ल्ड बैंक के कुछ लॉज के हिसाब से आप बैलेंस कर सकते। यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत कॉमन करेंसीज हैं इसी वजह से। आदित्य को कुछ पूछना था। आदित्य प्लीज। नहीं, मेरा जो डाउट था वो कंप्लीट हो गया था, अब डाउट नहीं। तो मतलब इन्फ्लेशन तो हमें समझ आ गया है ना, कि नहीं समझ आया? किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो, लाइक आई कैन ट्राई टू एक्सप्लेन। Why not sum it up? Just sum it up what inflation is. तो बेसिकली क्या होता है? इन्फ्लेशन इज महंगाई। महंगाई कैसे बनती है? सपोज करो एक कंट्री में आज 100 रुपए वर्थ ऑफ चीजें प्रोड्यूस हुई, राइट? तो उतने ही पैसे कमाएंगे। एक मिनट, लेट मी ट्राई टू फॉर्म इट बेटर। इफ समबडी वांट्स टू ट्राई, प्लीज ट्राई। तब तक मैं अपना सेंटेंस फॉर्म कर लेता हूँ। All right, let me give an example first of all. Am I audible first of all? Yes. All right. So let's say if you have 100 rupees and you forget in your pocket, आप भूल गए और after 1 year आपको पता चला, after 1 year you get to know about कि आपके पास था 100 रुपए, ठीक? And the thing you can buy
from that 100 rupees note in 2020 in 2021 right now you won't be able to buy it in 2021. जैसे कि 100 अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए का चीज जैसे आप कुछ खरीद सकते हैं 100 रुपए का, वो आप अगले साल वही 100 रुपए का चीज से नहीं खरीद सकते हैं. And that is because of inflation. What I said, buying power decreases. इतना ही है ना inflation. First point तो यही है ना कि buying power decreases. Buying power actually increases. मतलब लोगों के पास ज्यादा पैसा है, राइट? अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है. महंगाई तब बढ़ती है जब लोगों के पास ज्यादा पैसा है, क्योंकि वो एक मतलब लिमिटेड सप्लाई में वो ज्यादा पैसा दे सकते हैं सेम चीज के लिए, तो तब इन्फ्लेशन बढ़ता है. जैसे कि 1980s में. और ये कैश की वैल्यू ड्रॉप होती है और गुड्स की वैल्यू इंक्रीज होती है एक्चुअली. हाँ, दैट मतलब अगर 1990 और आज को कंपेयर करोगे तो आज इंडिया में एक मिडिल क्लास के पास ज्यादा पैसा है, राइट? तो सेम ब्रेड जो 10 रुपए का था वो 20 रुपए का इसलिए हो गया क्योंकि लोगों के पास ज्यादा बाइंग पावर है, राइट? ज्यादा लोग उस ब्रेड को खरीद सकते हैं, तो इसलिए ब्रेड का रेट महंगा हो गया. बट इन्फ्लेशन कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल नहीं. इन्फ्लेशन कंट्रोल मतलब उसके लिए एक इकोनॉमिक साइकिल होता है. एक वीडियो बहुत सही वीडियो आई विल शेयर इट. उसमें क्या है कि वैसे क्योंकि मनी हवा से ही जनरेट हो रही है, बेसिक लॉजिक है, ये बैंक जनरेट करता है, राइट? तो क्या होता है कि सपोज करो एक साइकिल में हम सारे मिलके बैंक से लोन लेते हैं, सब थोड़ा थोड़ा अपने अपने मैट्रिक के हिसाब से लोन लेंगे. अब हम सबके पास पैसा ज्यादा है खरीदने के लिए चीजें, राइट? तो इससे क्या होगा, बाइंग पावर इंक्रीज हो गई, राइट? अब चीजें खरीदी जा रही हैं, ज्यादा लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो वो साइकिल ऊपर की तरफ चलेगा. बट फिर एक टाइम आएगा कि सबके पास, अब मेरे पास भी प्रॉपर्टी है, पार्थ के पास भी प्रॉपर्टी है, ऋतुज के पास भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई, राइट? तो सब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी बेचना शुरू करेंगे, ठीक है? क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं रही ना, तो इस तरीके से वो डाउन साइकिल शुरू होगा. फिर बैंक क्या करेगा, अपना रेट गिरा देगा ताकि ज्यादा लोग पैसे लें. तो बैंक रेट जो होता है, बैंक का जो इंटरेस्ट लोन रेट जो होता है, जो आरबीआई कम या ज्यादा करता रहता है, वो डिफाइन करता है इन्फ्लेशन या किस तरीके से बाइंग पावर लोगों की इंक्रीज होती है. कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो उसको डिटरमाइन करता है. काफी सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरीके से. मैं थोड़ा आई थिंक आई एम बुचरिंग इट, बट स्टिल ऐसा कुछ है. ठीक है, आइडिया हो गया बेसिकली सर. हाँ, राइट. तो मतलब अब इस अगर हमें मनी थोड़ा बहुत समझ आ गया. एंड लास्ट क्वेश्चन की इन्फ्लेशन सही है कि गलत है? महंगाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ऐसा तो बोल सकते हैं कि नेचर सही है या गलत है. नहीं, अब ये समझने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो क्या रिजल्ट्स आएंगे. इमेजिन इन्फ्लेशन हो ही नहीं रहा है और सबके पास पैसा बढ़ते जा रहा है, व्हाट विल बी द रिजल्ट? अगर पैसा बढ़ते रहा तो ऑलराइट, वेट. अगर सबके पास पैसा बढ़ते जा रहा है तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली आएगा ना. मतलब तुम अगर ये कह रहे हो कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा, मतलब किसी के पास पैसा नहीं आ रहा है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री ना, कि लोगों के पास पैसा आ ही नहीं रहा है इसलिए इन्फ्लेशन हो ही नहीं रहा है. सो मतलब फिर बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लोगों के पास मतलब इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा है, ये समझने के लिए सोचना पड़ेगा कि पैसा आ रहा है ये अच्छा है या बुरा है. डायरेक्टली पैसा आ रहा है तो अच्छा ही है ना सर. कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन अच्छा होता है. कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, अगर कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन अच्छा होता है. बर्स्ट आउट हो रहा है तो इन्फ्लेशन को मतलब जो डेप्थ वाला मैंने एग्जांपल दिया ना, उसी तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है कि बैंक अपना रेट बढ़ा के या गिरा के, अगर मतलब बैंक का रेट गिर रहा है तो ज्यादा लोग लोन ले पाएंगे, ज्यादा लोगों के पास पैसा आएगा, वो ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं. बैंक अपना रेट बढ़ा रहा है तो कम लोग पैसा लेंगे, लोगों के पास पैसा कम आएगा, उसको कम खर्चेंगे. तो इस तरीके से बैंक इन्फ्लेशन, जैसे अभी कोविड में क्या हुआ कि बैंक अपना इंटरेस्ट रेट गिरा दिया क्योंकि इकोनॉमी बंद हो गई थी, लोग खरीद नहीं रहे थे, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट गिराया ताकि लोगों के पास पैसा आए एंड वो स्पेंड करें एंड वो इकोनॉमिक का साइकिल चला, राइट? उस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं, राइट? मतलब पूरी इकोनॉमी बेस्ड डेब्ट पे है, मतलब उधार पे सारी इकोनॉमी चलती है. बेसिक ये है. जैसे यूएस डेब्ट तो इतना ज्यादा है जितना उनका मनी सर्कुलेशन मनी, उससे आई थिंक कुछ 200% टाइम्स ज्यादा उनका डेट है. स्टूडेंट लोन, ये लोन, वो लोन, वैसा वाला. तो जो 2008 का आई थिंक जो क्रैश था वो काफी परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज का, इफ समबडी नोज अबाउट इट. किसी को आइडिया तो प्लीज एक्सप्लेन कर दे. आई वांट टू टॉक अबाउट रे डालियो वीडियो. उसमें उन्होंने बताया रे डालियो प्रिंसिपल्स उन्होंने लिखा है. एक्सप्लेन कर दो, कोई आइडिया नहीं है सर किसी के साथ. अच्छा, तो उन्होंने ऐसा बताया था कि गवर्नमेंट गिव्स मनी टू इट्स ऑफिशियल्स टू स्पेंड मनी
तो गवर्नमेंट ब्रिंग्स मनी इन द सिस्टम, ऐसा मैंने उधर सुना था एक वीडियो में, हाउ इन्फ्लेशन वर्क्स करके एक वीडियो है, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट उनके एम्प्लॉइज को पैसा देती है कि तुम खर्चा करो, इससे अंदर पैसा आता है सिस्टम के साइकिल के अंदर, दैट्स द ऐसा कुछ होता है। I was asking about the 2008 का जो यूएस क्रैश था ना, वो काफी अच्छे से समझाता है कि इन्फ्लेशन या मनी या इकोनॉमिक्स किस तरीके से चलती है। किसी को उसके बारे में पता हो तो प्लीज समझा दो, किसी को भी आइडिया हो। अच्छा तो आई ट्राई, मतलब खराब करने की कोशिश करूंगा जितना खराब मैं कर सकता हूँ। तो 2002 में क्या हुआ, 2002 में बैंक्स ने अपना लोन देने की पावर उन्होंने आउटसोर्स कर दी कंसल्टेंट्स को, ऐसा समझ लो। सही नहीं हो सकता है, फैक्चुअली काफी गलत हो सकता है, बट आइडिया समझने की कोशिश करना। उन्होंने क्या किया, कंसल्टेंट्स को उन्होंने बाइंग पावर दे दी कि तुम अपने लेवल पे लोन दे दो लोगों को ताकि वो घर खरीद सकें। तो बहुत सारे लोगों ने घर खरीदना शुरू कर दिया, राइट। जिन लोगों के पास कुछ बेसिक वैल्यू भी नहीं थे, मतलब लोन लेने से पहले तुम्हें प्रूव करना पड़ता है कि तुम वापस दे पाओगे। तो इन लोगों ने क्या किया, प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए इन्होंने ऐसे ही लोन देना शुरू कर दिया। जो लोग वापस भी नहीं कर सकते तो उनको भी लोन देना शुरू कर दिया। प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने गई, बढ़ती गई एंड यूएस प्रॉपर्टी 500 टाइम्स या 600 टाइम्स कुछ इंक्रीज हो गई, राइट। एंड ये सब कुछ इसलिए इंक्रीज हो क्योंकि लोगों को उधार बहुत जल्दी मिल रहा था। जिन लोगों के पास वापस रीपे करने के लिए भी कुछ नहीं था, वो लोग भी घर खरीद पा रहे थे, राइट। इस तरीके से वो जो मतलब यूएस मार्केट काफी ऊपर जाता है जैसा अभी है। इस टाइम पे जो यूएस मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट है वो सेम है, राइट। तो क्या हुआ, वो इतना बढ़ता गया। कुछ लोगों ने क्या, फिर उन्हीं बैंक्स ने, जिन बैंक्स ने लोन दिया था, उन्हीं बैंक्स ने क्या करा, उन्होंने शॉर्टिंग, अगर समझ आती है लोगों को यहाँ पे, शॉर्टिंग समझ आती है सबको? शॉर्ट करना क्या होता है? तो शॉर्ट करना इज बेसिकली जब तुम ये कहते हो कि मार्केट गिरने की जगह बढ़ने की जगह गिरेगा, राइट। तो तुम किसी चीज पे बेट लगाते हो कि ये मार्केट अब गिरेगा एंड उससे तुम पैसा कमाते हो। तो कुछ उन्हीं बैंक्स ने, जो बैंक लोन दे रहे थे, उन्हीं बैंक्स ने क्या किया, उन्होंने दूसरी कंपनी को बोला कि आप शॉर्ट करो, मतलब आप इस चीज पे पैसा लगाओ कि ये मार्केट गिरेगा। तो बैंक ऑफ अमेरिका, 2-3 और फर्म्स थे, उन्होंने यही काम शुरू करा। उन्होंने क्या बोला कि जो हाउसिंग मार्केट है गिरेगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि लोगों के पास पैसा देने के लिए नहीं था एंड प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता गया, तो फिर लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेचना शुरू किया एंड देन मार्केट क्रैश होना शुरू हुआ, हाँ, गेम स्टॉप की तरह। तो उससे क्या हुआ कि मार्केट इतनी जल्दी गिरने लगा क्योंकि सब आप प्रॉपर्टी बेच रहे थे, प्रॉपर्टी की किसी को जरूरत नहीं थी, और जो लोगों ने लोन लिया था उनके पास वो रीपे करने के लिए कुछ नहीं था। तो बैंक्स ने जितना वो वापस ले सकते थे उससे ज्यादा उधार दे दिया, राइट। तो सपोज करो यहाँ पे 20 लोग बैठे हैं, मेरे बैंक में मेरे पास 2,000 रुपए, मैं सबको क्या करता हूँ 100 रुपए डिवाइड कर देता हूँ। अब मैं तो खाली बैठा हूँ, राइट, और तुम में से सिर्फ 10 लोग अपना पैसा लौटा सकते हो, राइट। तो अब क्योंकि बैंक की वैल्यू, मतलब करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी, इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर उस बैंक्स में खुद पैसे प्रिंट करके उन बैंक्स को बचाया। तो इस तरीके से यूएस का जो क्रैश सॉर्ट हुआ था, मतलब बहुत ही घटिया तरीके से एक्सप्लेन किया मैंने, पर हाँ, they gave loan without collateral। हाँ, बस इस तरीके से उन्होंने, जैसे अभी हो रहा है यार, अभी क्या है कि यूएस ने इतना ज्यादा मनी प्रिंट कर दिया है कि सबके पास बहुत पैसा है, सब क्या कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट बढ़ता जा रहा है। बट एक्चुअली उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है, उतना सेल एंड परचेज नहीं हो रहा है जितना लोगों के पास इस टाइम पे पैसा है। तो ये अभी मार्केट 50,000 एंड 51,000 पे जा रहा है, सेंसेक्स वगैरह। हाँ, सर क्या होता है? हाँ, कोई भी क्रैश होता है इन द सेंस क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है? व्हाई डू वी से इट्स क्रैश, ऐसा क्यों बोलते हैं? अच्छा, तो उसके लिए तुम्हें स्टॉक मार्केट समझना, स्टॉक मार्केट का बेसिक आइडिया है सबको बस। या कोई और प्लीज यार, कोई और एक्सप्लेन करो, ऐसा लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है मैं ही बोल रहा हूँ सिर्फ, कोई भी एक्सप्लेन करो। सार्थक सर आप बता दो स्टॉक मार्केट क्या होता है। यार मेरे से मत पूछो। Stock market is basically where companies put percentage of their ownership in public. That's it. हाँ, वो तो पता है। हाँ, तो आगे फिर
You were explaining crash. बेसिकली क्या होता है कि हर कंपनी लोगों के पैसे पे चल रही है एसेंशियली, राइट? जैसे अगर टेस्ला इस टाइम पे सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी हो, इसलिए क्योंकि उसका एक स्टॉक $700-800 का है, राइट? हाँ, वो उतने का ही है। तो क्या हुआ, क्रैश तब होता है जब उसके सारे शेयर होल्डर जल्दी जल्दी बेचना शुरू करते हैं। जब सारे बेच देते हैं तो कंपनी की वैल्यूएशन गिर गई, कंपनी के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, क्योंकि एसेंशियली कंपनीज लोगों के पैसे पे चलती हैं। तो जब सब बेच देंगे ओनरशिप कंपनी के, तो कंपनी के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, उस तरीके से मार्केट खत्म हो जाता है। बेसिकली दैट इज क्रैश। That's what happened with WeWork, right? With क्या? WeWork was a company like Innovate. WeWork. Innovate was a company like WeWork. Office spaces. Yeah, I mean, just to. So basically, when they did their IPO, their founder sold like $750 million of their stake. So suddenly it crashed and SoftBank suffered. That is also somewhat related to it. मतलब कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी दो तरीके से चलती है। एक वो चलती है अपने स्टेक होल्डर्स के पैसे से, दूसरा वो चलती है बैंक से लोन लेके, राइट? बैंक उनको लोन तब देता है जब कंपनी की कोई वैल्यू, कंपनी की वैल्यू बनती है जब लोग उसमें पैसा लगाते हैं। तो अगर कंपनी की वैल्यू गिर जाएगी तो बैंक उसको लोन नहीं देगा और कंपनी के पास एक्सपेंडिचर नहीं रहेगा, राइट? तो कंपनी की इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी रुक जाएगी। और अगर हर कंपनी की इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है तो कंट्री की जीडीपी या टोटल जो भी उसमें मतलब, अब अगर डेली वर्कर को पैसा नहीं मिलेगा तो उसके पास खर्चने की एबिलिटी नहीं, तो जिस दूध वाले से वो दूध खरीदता है उसके पास पैसा नहीं आएगा, उसके पास पैसा नहीं आता तो जिस होलसेलर से वो दूध लेके पैसे देता है उसके पास नहीं आएगा, राइट? एंड एज ए सर्कल में चलती इकोनॉमी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो अगर एक के पास भी स्पेंडिंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है तो वो सबको इफेक्ट करती है, तो इसलिए क्रैश खराब होता है। और यूएस क्रैश इसलिए सबको इफेक्ट करता है क्योंकि एसेंशियली सारे लोग यूएस के साथ ही वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सार्थक सर, आप कुछ कह रहे हो? हाँ, तो मैं पूछा था कि जैसे आपने बोला कि कंपनीज रन ऑन द मनी ऑफ पीपल, राइट? सो इट इज आफ्टर द आईपीओ, राइट? सो जैसे बहुत सारी कंपनीज का आईपीओ नहीं होता है, ठीक है? तो सो दैट मींस दे कंप्लीटली रन ऑन देयर रेवेन्यू फंडिंग, रेवेन्यू एंड फंडिंग, राइट? हाँ, और अगर उनको चाहिए होता है कि यार हमारे पास फंडिंग इज नॉट सफिशिएंट, तो फिर अपना आईपीओज रिलीज करके मतलब फिर स्टॉक स्टार्ट कर देते हैं, लिस्टिंग हो जाती है उनकी। करेक्ट। सृष्टि ने पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड क्रेडिट? समबडी वांट्स टू टेक अ गेस एट दैट। जैसा मैंने अब तक सुना है, इट्स बेसिक लाइक गवर्नमेंट, बैंक्स क्रेडिट देंगे तभी लोगों के पास पैसा आएगा। अगर बैंक्स लोन देंगे, लोन इज क्रेडिट, राइट? अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट बोले तो बैंक्स पैसा देंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो कुछ ज्यादा खरीद सकेंगे, जितना ज्यादा खरीद सकेंगे उतनी महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जो उनकी पावर है वो बढ़ रही है खरीदने की और जो मटेरियल है वो उतनी है। तो इसी के कारण प्राइसेस बढ़ेंगी और प्राइसेस बढ़ी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। करेक्ट, बिल्कुल सही सर। मतलब बेसिकली समझना तो डिमांड एंड सप्लाई अगर तुम एस कर देते हो तो तुम्हें इकोनॉमिक्स काफी परसेंटेज तक समझ आए। सपोज एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम क्रिप्टो पे चलेंगे। तो सपोज करो एक कंट्री लेते हैं जहां पे सिर्फ ब्रेड बनता है, राइट? दिन का 10 पैकेट ब्रेड बनता है, राइट? वहां पे एक बैंक है, सबके पास इतना पैसा है कि एक ब्रेड का जो पैकेट है उसका प्राइस है 10 रुपए, ठीक है? सपोज करो उस कंट्री का बैंक क्या करता है, क्रेडिट का रेट कम कर देता है कि लोन लेना आसान कर देता है वो, ठीक है? तो क्या होगा? सबके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, ठीक है? सबके पास ज्यादा पैसा आएगा, ब्रेड तो उतना ही है, ब्रेड तो 10 पैकेट ही बन रहा है, ठीक है? तो उस ब्रेड को खरीदने के लिए अब सपोज करो मेरे पास 20 रुपए आ गए तो मैं बोलता हूँ मैं 2 पैकेट ब्रेड खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा ज्यादा है, ब्रेड तो उतना ही है, तो ब्रेड का प्राइस ऑटोमेटिक। अब रुतविश बोलता मैं 30 रुपए दे दूंगा 2 पैकेट ब्रेड के लिए, मीत बोलता मैं 40 रुपए दे दूंगा, राइट? तो ब्रेड का रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, राइट? उसका उल्टा क्या होगा? अगर क्रेडिट का रेट बढ़ जाता है तो लोगों के पास पैसा कम है, अब वो 10 ब्रेड है, लोगों के पास ब्रेड खरीदने के लिए पैसा नहीं है,
तो ब्रेड बेचने वाला क्या बोलेगा कि हम चलो 10 रुपए की जगह 8 रुपए ले लो पर मेरा ब्रेड ले जाओ, राइट? वो क्या होता है, उससे रेट डिक्रीज हो जाता है। बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है बस। किसी को लास्ट कुछ पूछना हो मनी के ऊपर तो एंड देन विल मूव टू क्रिप्टो। अब जब बात करते हैं ना सर तब डिस्टर्ब हो जाता है, पता है मस्त गाना चल रहा है बैकग्राउंड में। अरे सर मैं सुबह से परेशान हूँ सर। क्या बज रहा है ये? मेरा ही बज रहा है सर। क्यों मेरी बंद बजा रखी है करवाओ? सोसाइटी वालों ने बजा रखे है। अरे ये जूम में ऑप्शन होता है ना सप्रेस ऑडियो, नहीं आ रहा सर। ये आईपैड पे पता नहीं क्या सीन है ही नहीं, कहीं भी सेटिंग है नहीं। ऑडियो सेटिंग्स में जाके सप्रेस बैकग्राउंड नॉइज में हाई कर दो। ऑप्शन ही नहीं है सर मेरे पास यहाँ पे। आईपैड ऐप में, आईपैड वाले ऐप में नहीं होगा, लैपटॉप पे उसमें होगा। हाँ लैपटॉप वगैरह पे होगा, इसमें नहीं है। अब बंद हो गया शायद से। हाँ तो मेरे पास एक क्वेश्चन, तो जैसे अभी पेंडेमिक में इन्फ्लेशन हमने, सॉरी नहीं है क्वेश्चन, फिर पूछो सर, ट्राई करो, कोई बात नहीं। रिसेशन क्वेश्चन पूछना नहीं, the GDP was in minus, so I thought that was inflation. I got confused between them. जीडीपी माइनस में मतलब कंट्री प्रोडक्शन के काम नहीं कर रही है, मतलब ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रही तो जीडीपी कम होती है। लाइक पाकिस्तान मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या। नहीं, पाकिस्तान रिसेशन में चल रही है शायद बहुत टाइम से भी। रिसेशन में तो हम भी हैं, हम सारे रिसेशन में ही हैं सर। इंडिया भी रिसेशन में ही है। ओके, लेट्स मूव टू क्रिप्टो। ये इकोनॉमिक्स सर, मतलब हम में से कोई भी इकोनॉमिक मेजर नहीं है, ऐसे फालतू में कंसेप्ट्स में नहीं घुसते हैं, कुछ गलत इंफॉर्मेशन पास करने की कोशिश नहीं करते। हाँ तो अब लाइक किसी को आइडिया हो कि क्रिप्टो की नीड क्यों है, मतलब क्रिप्टो कैसे सेंस बनाता है, कोई भी? ठीक है, मैं जितना मुझे पता है उतना बताता हूँ। मतलब बिफोर सार्थक स्टार्ट, यार ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी यहाँ पे एक्सपर्ट है। बेसिक पर्पस इज कि जितना तुम्हें नॉलेज है तुम ट्राई करो एंड बाकी लोग उस पर बिल्ड अपॉन करेंगे या तुम्हारे आइडियाज को चैलेंज करेंगे। उसी तरीके से तो थिंकिंग बिल्ड होती है ना। तुम्हारा जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको रखो सामने एंड देन अलाउ द पीपल टू क्रिटिसाइज या एक्सपैंड अपॉन। वैसे तो तुम्हारा किसी भी चीज को, क्योंकि जैसे फाइनमैन कहता है ना कि किसी चीज को समझाने के बाद ही तुम उसको ज्यादा अच्छे से समझते हो, तो जस्ट ट्राई टू डू दैट। हाँ सर। So basically crypto का origin ये हुआ था कि there was a need of a decentralized system of transferring the money. So basically ये fiat नहीं है, but it is a whole new parallel system of transferring the money. Like it is a type of money, okay, जो internet based है और decentralized है और basically blockchain पे based है। So इसके बेनिफिट्स क्या है कि पहली बात तो सेंट्रलाइज नहीं है और कोई गवर्नमेंट इसको इशू नहीं करती, तो किसी का इस पर कंट्रोल नहीं है। So that's the first perk कि government cannot like suppress us on the basis of money. Second thing is that transparency. So जो blockchain की जो ledger होती है उसमें सब देख सकती है किसने किसको कितना पैसा दिया है। और third, हाँ, I think this is it कि transparency है और decentralized है और इस पे किसी एक body का वो नहीं है। हाँ, क्रिप्टो फाइनाइट और कुछ सालों में ये खत्म हो जाएगा। मतलब there are like tokens for, I guess there are limited number of tokens जो माइन करके निकालते हैं। और आई थिंक एक जगह मैंने पढ़ा था कि अराउंड 2022 में बिटकॉइन, मतलब 2022 तक सारे बिटकॉइन के शायद कुछ बिलियन सतोशी उसने नाकामोटो उसने निकाले, तो शायद 2022 तक सब माइन हो जाएंगे, ऐसा मतलब एक वो था। 2022 कह रहा हूँ, सॉरी, ज्यादा लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। 2000 या वो कुछ ईयर डिसाइड हुआ था वो। हाँ तो मतलब वो तो आई थिंक वो हाफिंग करके एक प्रिंसिपल होता है, उसमें क्या होता है कि लाइक सबको यहाँ पे आइडिया है ना कि बिटकॉइन किस तरीके से काम कर रहा है। देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हाफिंग। Wait, actually, somebody said that cryptocurrency is finite. Actually, correct me if I'm wrong, but cryptocurrency is not finite. Bitcoin is finite, but other cryptocurrency, a particular type of cryptocurrency is finite. In general, it is infinite. हाँ, वो तो उस चीज से बेस होता है ना कि वो किस लॉजिक पे बनी है वो।
एक बिटकॉइन का जो लॉजिक है वो माइनिंग वाला है हाफ करके। सो बेसिकली मैंने सर्च करा 2140 तक खत्म हो जाएगा। 2150 कुछ ऐसे ही था। तो मतलब बेसिकली क्या है कि मतलब क्रिप्टो करेंसी की नीड क्यों पड़ी? तो एक स्टैटिस्टिक के हिसाब से ऑलमोस्ट 90% ऑफ द जो मनी है वो डिजिटल है, मतलब वो बैंक अकाउंट्स में एज नंबर्स या डिजिट्स एग्जिस्ट करती है। अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो तुम्हारे पास कैश नहीं है, आई डोंट नो इफ द स्टैटिस्टिक इज राइट, बट ऐसा कुछ आइडिया कि मोस्ट ऑफ द मनी इज डिजिटल, राइट? बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करो मेरे को ऋत्विज को अगर पैसे भेजने हैं तो मेरे को वो कैसे एग्जीक्यूट करना है, राइट? मेरे को उस एग्जीक्यूशन को करवाने के लिए मेरे को अपनी बैंक की परमिशन चाहिए। मेरे बैंक की परमिशन के बाद मेरे को पैसा भेजना पड़ेगा, ठीक है? मैं बहुत टाइम से मैं सुन रहा हूँ जितना पैसा भेजा उतना मेरे बैंक से। एग्जाम्पल चेंज, सपोज करो मेरे को आर्यन को पैसे भेजने हैं, देने ही नहीं अब मैंने। सपोज करो मेरे को आर्यन को पैसे भेजने हैं तो मेरे को पहले अपने बैंक की अप्रूवल चाहिए, फिर मेरे को आर्यन के बैंक की अप्रूवल चाहिए, एंड देन उसके बाद पैसा ट्रांसफर होता है, राइट? इसमें से कहीं भी अगर फेलियर होता है तो मेरा पैसा आर्यन को ट्रांसफर नहीं होगा डिजिटल ट्रांसफर के साथ। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बैंक्स एज सेंट्रल अथॉरिटी उतने ट्रस्टेबल है नहीं। एग्जांपल नीरव मोदी, एग्जांपल मतलब जितने सारे ये है, ये सारे फ्रॉड करके भाग जाते हैं और उसका पैसा हम लोग भरते हैं, राइट? तो बैंक्स एज सेंट्रल अथॉरिटी बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये। तीसरा प्रॉब्लम ये है जो हमने भी डिस्कस करा कि इन्फ्लेशन ये सब कुछ। अब मतलब लॉजिक के हिसाब से सारी चीजें ऐसे चलनी चाहिए बट ऐसे चलती नहीं है, क्योंकि बैंक्स और गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी हैं तो वो इन्फ्लेशन को, जीडीपी को, इन सारी चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकती हैं, राइट? कल को अगर मोदी जी आके ये कहते हैं कि 500 रुपए का नोट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम सब रोड पे आ सकते हैं, क्योंकि मोदी जी उसको वैलिडेट कर रहे हैं, आरबीआई का गवर्नर उसको वैलिडेट करता है, राइट? तो सेंट्रल मनी के साथ ये प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रिप्टो की नीड इसलिए आती है। तो क्रिप्टो इज बेसिकली, अगर हम सबसे फेमस क्रिप्टो बिटकॉइन का एग्जांपल लेके चलते हैं, वो ये है कि सतोशी नाकामोटो ने एक कोड लिखा है जिसमें 21 मिलियन टोकन एग्जिस्ट करते हैं, हर टोकन को बिटकॉइन कहते हैं, राइट? वो नेटवर्क चलता कैसे है? तो सपोज करो वो 21 मिलियन बिटकॉइन बैंक में पड़े हैं, राइट? इसको इस तरीके से समझना, वो किसी के भी पास नहीं है। अगर मेरे को 21, तो मेरे को अगर आर्यन को पैसे भेजने, ऋत्विज को नहीं भेजूंगा मैं, मेरे को आर्यन को एक बिटकॉइन भेजना है, ठीक है? आर्यन को बिटकॉइन भेजने के लिए मेरे पास एक अपना अकाउंट होगा, आर्यन के पास अपना एक अकाउंट होगा, ठीक है? बिटकॉइन अकाउंट, इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है बीच में। उस ब्लॉकचेन के पार्ट होंगे हम सारे जो इस मीटिंग में बैठे हैं, राइट? अभी मीटिंग में मैं बोलता हूँ कि आर्यन मैं तुम्हें एक बिटकॉइन देने वाला हूँ, तो हम सब क्या करते हैं, हम अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं कि आर्यन को मैंने एक बिटकॉइन दिया, राइट? दैट इज बेसिकली ब्लॉकचेन। बट अब इसमें क्या होता है कि हम में से जो भी उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेगा, क्योंकि कोई बंदा तो चाहिए प्रोसेस करने के लिए, राइट? उसको सम पार्ट ऑफ बिटकॉइन मिलता है। मेरे बिटकॉइन में से नहीं, जो बिटकॉइन का वॉल्ट है उसमें से, राइट? तो क्या होगा, जैसे मैंने ट्रांजैक्शन इनिशिएट की कि आर्यन को एक बिटकॉइन भेजना है, तुम सबके पास एक मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिकल पजल होता है वो, राइट? सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए तुम में से जो भी उसको एक्सप्लेन करेगा कंप्यूटर प्रोसेसिंग के हिसाब से, उसको सम परसेंटेज ऑफ बिटकॉइन मिल जाएगा, माइनिंग 21। हाँ, उसी को माइनिंग कहते हैं, राइट? उसी को माइनिंग कहते हैं। तो जो भी उस, हाँ बोलो सर। अगर जितने टोकन्स है वो खत्म हो जाते हैं तो फिर मेरे कंप्यूटर का पावर या जो भी कुछ मैं दे रहा हूँ, जिसके रिटर्न में मेरे को टोकन मिल रहा है कुछ, तो एक बार सब माइन हो जाएंगे जितने भी बिटकॉइन है, तो फिर तब मेरे को क्या मिलेगा? सो दैट उसी में इस प्रोग्राम का थोड़ा वो है, मतलब सॉर्ट ऑफ क्लेवर एल्गोरिदम है। उसमें क्या है कि अगर आज बिटकॉइन शुरू हुआ, सपोज आज 2008 है, 2009 में स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन, तो आज अगर 2009 है एंड आज हम बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन शुरू कर रहे हैं, तो जितना परसेंटेज तुम में से किसी को भी माइन करने के लिए मिलेगा वो ज्यादा है, राइट? जैसे ही हाफ ऑफ बिटकॉइन, मतलब 21 मिलियन का हाफ माइन हो जाएगा, तो वो जो परसेंटेज है वो हाफ हो जाती है, राइट? जब उसके बाद वो हाफ हो जाता है, उसके बाद वो जो परसेंटेज तुम्हें मिलती है वो हाफ हो जाती है। इसको कहते हैं हाविंग। मतलब हर सेट टाइम फ्रेम के अंदर जो नंबर ऑफ बिटकॉइन जो तुम कमाओगे वो आधा होता रहता है, उसका जो रेट है वो आधा होता जाएगा। सॉरी, नेगेटिव कंपाउंडिंग। हाँ, एक तरीके। Yeah, so I guess Rutvij's question was that if the
21 million we have will be gone, then what will the miners get? So the answer to that is when whole 21 million will be mined, there will be no need for the miners because everything will be mined. तो फिर वो जो पजल्स है उसकी वैल्यू नहीं रहेगी सॉल्व करने की रहेगी नहीं ना, सारे माइन हो गए ना 21 मिलियन, तो बीच में माइनर्स को मिलेंगे नहीं, अब सिर्फ वन ट्रांजैक्शन ही होगा, मतलब मेन वॉल्ट से अब आ ही नहीं सकते। इसका मतलब तो ये होगा ना कि अगर सब कुछ माइन हो गया तो उसके बाद तो उसकी जो वैल्यू वो स्टेबल हो जाएगी, बिकॉज़ फ्लक्चुएट नहीं होगी फिर स्कैरसिटी डिमांड का गेम चलेगा ना कि आई होल्ड बिटकॉइन, I hold Bitcoin, you don't have it, then I will sell it at a higher price. फिर वो गेम फिर हो जाएगा। फिर वही गोल्ड वाला हो जाएगा कि गोल्ड जैसे महंगा हो जाएगा। Exactly. फिर उसको hedge कर देंगे। That's how it may work. बट फिर ये भी तो मतलब ये सिस्टम फिर सही नहीं रहेगा जब थोड़ा 21 मिलियन माइन हो जाएंगे, वो भी फिर अपने पुराने वाले तरीके से आ जाएंगे। फिर इकोनॉमी मतलब प्रोडक्शन पे चलेगी ना, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के बेसिस पे चलेगी रादर देन इन्फ्लेशन रेट डिसाइड करके एंड क्रेडिट रेट डिसाइड करके। जो पैसा एग्जिस्ट नहीं करता वो आएगा नहीं ना कहीं से भी, क्योंकि जितना है उतना ही चल रहा है। Continue. Okay, so there are a lot of हाँ तो यहाँ जैसे कि there are a lot of cryptocurrencies, right? There is not only Bitcoin, there is Dogecoin, there is बहुत सारे अलग भी है ना। तो अगर जब Bitcoin after a certain point जब Bitcoin एकदम वो हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद I think जैसे और जैसे सारे जो क्रिप्टो करेंसीज है वो स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे अभी जो Bitcoin जैसे हाइप चल रहा है वैसे तब और अलग क्रिप्टो करेंसीज का हाइप होने लगेगा। That is what I think. और वो सब वैसे हम लोग ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने लगेंगे। जब व्हाइट पेपर आया था no one ever thought about such a system, right? तो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर समथिंग may launch, that is a mere possibility. क्योंकि फियाट के ऊपर किसी ने कभी क्रिप्टो के ऊपर कुछ सोचा नहीं था, and this is a tremendous possibility कि क्रिप्टो के ऊपर कुछ आए. That may be possible. Yeah, possible. Because we अब तक तो फियाट ही चलता था ना, we never thought about it कि इसके भी ऊपर कुछ है, and now we are talking crypto. फिर एक क्रिप्टो का पॉइंट आएगा, ब्रेकिंग पॉइंट, उसके बाद सैचुरेशन में हाँ कुछ ना कुछ नया आ जाएगा। फिर ब्लॉकचेन तो ओपन है ना, कोई भी बना सकता है। हाँ मेरे को एक सवाल है, तो जैसे अभी तुमने बोला कि आज बिटकॉइन है, कल टॉर्च कॉइन है फॉर एग्जांपल, तो फिर इसका वैल्यू कम हो गया, ठीक है, बिटकॉइन का, तो फिर टू बी मतलब वेरिएशन आते रहेंगे। मैं एज अ कॉमन सिटीजन हूँ, मेरे को बिटकॉइन वाला खेल ही नहीं खेलने का, मेरे को इतना दिमाग, मेरे पास 15 और चीजें हैं, बीवी बच्चे हैं, मतलब है नहीं, होपफुली होपफुली मतलब मुझे अपनी सिक्योरिटी का कैसे ध्यान रखूं। हाँ तो मतलब मेरे को इतना दिमाग लगाने का टाइम ही नहीं है, वो गालियाँ मतलब फिर क्या करें। पॉइंट मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या जो अभी का आई थिंक फिएट बोल रहे हो ना आप, इज दैट व्हाट कॉल्ड, ये जो पेपर करेंसी, will Bitcoin someday replace that currency? and फिर मेरे को क्या मतलब काम धाम छोड़ के मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि किसमें पैसे निकालने किसमें डालने, क्या मतलब जिंदगी खराब। हाँ मतलब I think इसमें भी सेंट्रलाइजेशन होगा, दैट आप किसी को काम दे दोगे, you will pay them to create, आपका अकाउंट संभालने को somebody else you will appoint that, ये जो काम है somebody else will handle in such way there can be a centralization. अरे मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, मैं किसी और को कहाँ से दूं संभालने के मेरे पैसे। मतलब कि बिटकॉइन करेंसी की तरह एक्सेप्ट हो जाएगा, वो काफी लॉन्ग गेम है, मतलब उसमें काफी सारी वो पहले रेगुलर जनरल पीपल को समझना भी तो पड़ेगा कैसे काम करता है, तो तभी तो वो पूरा आई थिंक ह्यूमन इवोल्यूशन इज द मेन मोटिव। जैसे कि एक टाइम था जब हम लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे, फिर धीरे धीरे हु नोस कि कभी बिटकॉइन आता, अगर तब अगर पूछते कि ऐसा कुछ होगा तो कोई भी नहीं बिलीव करता, राइट। सो क्या पता अगर अगले 100 साल में कुछ नया आ जाए और हम लोग इवोल्यूशन कर ही लेंगे वन वे और अनदर, यू नो।
एंड आई थिंक करेंटली हमें बिटकॉइन को सिर्फ एज अ इन्वेस्टमेंट समझने की जरूरत है। एज अ इन्वेस्टमेंट भी नहीं कहूंगा, मतलब नो हाउ होना काफी जरूरी है कि मतलब एटलीस्ट यू नो दैट समथिंग लाइक क्रिप्टो या बिटकॉइन एग्जिस्ट और किस तरीके से चलता है। मतलब ये सोचना कि वो क्या वो करेंसी बन जाएगा या वो, क्योंकि करेंसी बनने के लिए ग्लोबल स्केल पे ट्रस्ट चाहिए बिटकॉइन पे, एंड जनरली ह्यूमंस इतने ट्रस्टिंग होते नहीं है, राइट? क्या पता मनी के मामले में ट्रस्टिंग हो, बट अब अगर आज चाइना का कोई प्रोडक्ट इंडिया में आता है तो मतलब गवर्नमेंट चाइना के प्रोडक्ट को इतना ट्रस्ट नहीं रखती है, तो मतलब ग्लोबल स्केल पे करेंसी चलाना बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। और मेन बात ये है ना कि कोई चला नहीं रहा है, तो बेसिकली कोई ट्रस्ट, हाँ, एडवर्टाइजमेंट रन करने वाला बंदा ही नहीं है उनके पास। Yeah, like in country we have appointed the person who will govern the system. That's why we have trust on him. That because he was appointed. फिर अगर ऐसी बिटकॉइन के साथ करेंगे तो फिर वो कहाँ रहा डिसेंट्रलाइज, जब किसी को एक इंसान को वो दे दिया। इसलिए वही तो डिजिटल करेंसीज के साथ प्रॉब्लम है। सोल रीजन यही तो है कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है। या अगर ज्यादा एक्सेप्टेंस करनी है तो मतलब इसको कॉम्प्लेक्स से बहुत सिंपल करना पड़ेगा ना यार। मतलब अभी वॉलेट मेंटेन करना पड़ता है, वॉलेट का पासवर्ड अगर तुम भूल गए तो तुम्हारा सारा बिटकॉइन गया उस तरीके से। और अगर एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को एटलीस्ट 10 मिनट लगते हैं अभी अप्रूव होने के लिए, एंड वो एक्सेप्टेंस नहीं है। मतलब थोड़ी बहुत कंपनीज है जो एक्सेप्ट करती है जैसे टेस्ला वगैरह है, बट एक थोड़ा सिंपलिस्टिक वे में अगर कोई बिटकॉइन इंप्लीमेंट करता है, क्योंकि प्रोटोकॉल ओपन सोर्स है, तो तुम में से कोई भी अगर उसको बिल्कुल सिंपलिस्टिक तरीके से इंप्लीमेंट, जैसे यूपीआई ने कितना सिंपल कर दिया ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को, डेफिनेटली, राइट? पहले नेट बैंकिंग इतना कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, लोग करते नहीं थे। तो अगर यूपीआई जैसा कुछ अगर बिटकॉइन के लिए बन जाता है तो फिर चांसेस हैं कि वो करेंसी की तरह एक्सेप्ट होता है, वरना आई डोंट थिंक मतलब टोकन सिस्टम हटाओ, डायरेक्ट स्कैन करके बिटकॉइन ट्रांसफर करो। हाँ, वैसा कुछ उस तरीके का इनोवेशन चाहिए। एंड हाँ, एंड उसके लिए अभी मतलब 10-15 साल आराम से यार एजुकेशन कैंपेन्स भी तो रन करने पड़ेंगे, नहीं तो लेमैन को कहाँ समझ में आ रहा है टेक क्या है। करेक्ट। पर कौन ही करेगा इनके एड कैंपेन्स? मतलब इलॉन मस्क का जैसे इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं जो सपोर्ट करते हैं। बट डिजिटल करेंसी में एक पता है इंडिया में काफी इशू रहेगा। अब जितने बताओ ये रिक्शा चलाने वाले, उन्हें कहाँ पता, उनके पास फोन ही नहीं है, वो बेचारे कहाँ से डिजिटल करेंसी करेंगे? I mean they adopted to Ola and Paytm and definitely वही। तो ओला पेटीएम तो देखो उनके पास है, तो थोड़े पढ़े लिखे हैं। अब एक बात बताओ, कोई रिक्शे वाला जो इधर उधर है, जो रेगुलर रिक्शा चलाता है, उसे तो नहीं पता होगा कि कैसे करना है। बहुत मुश्किल है। I mean ओला रिक्शे वाले ही चलाते हैं, पर वो रिक्शा, अच्छा तुम रिक्शा मतलब ऑटो वाला नहीं समझ रहे, मैं तो वैसा रिक्शा कह रहा हूँ। अच्छा हाँ, थ्री व्हीलर। थ्री व्हीलर। बट क्योंकि मेनली पता है ओला और उबर वगैरह जितने भी हैं, ये बहुत कम परसेंटेज बनाते हैं। अगर वैसे देखा जाए ना कि मतलब क्या कहते हैं, इलिटरेट वाले जो पॉपुलेशन है इंडिया में, वो मतलब वो ज्यादा परसेंटेज में काफी ज्यादा है। इंडिविजुअल लेवल पे सारी राइट्स मतलब राइट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो काफी ज्यादा है। हाँ, मैं वही कह रहा, समझ गया मैं। पार्थ सृष्टि को we have 2 ways to go, right? अभी मुझे एक डाउट ये है कि बिटकॉइन का प्राइस क्यों राइज हो रहा है और उसको राइज यूएस डॉलर से कैसे कंपेयर किया जा रहा है? Somebody wants to take a guess at that. इंक्रीज तो देखो मेरे ख्याल से जो आई थिंक जो है कि एक तो वो इलॉन मस्क ने वो एक बार ट्वीट कर दिया था, तो लोग बहरा गए। उनका कि बढ़िया चीज है, अब जैसे जैसे मतलब बिटकॉइन की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे उसके वो बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। तो हाँ, उस वजह से तो पूरा सेम डिमांड पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा रेट बढ़ेगा। डिमांड तो शायद इसलिए बढ़ा है, मतलब रेट इसलिए बढ़ा है। और क्रिप्टो में लोग बिलीव करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब जैसे कि इलॉन के पहले भी बिटकॉइन का प्राइस तो इंक्रीज हो ही रहा था, एक स्टडी मतलब क्या एक जो ग्रोथ का होता है कंपाउंडिंग के टर्म्स में। बट इलॉन के बाद लोगों ने ज्यादा ट्रस्ट मतलब उस पे करना चालू कर दिया एज ए इन्वेस्टमेंट। कोई उसको मतलब ट्रांजैक्शंस के लिए ज्यादा यूज नहीं कर रहा था। और जब फिर I don't think so any other people other than Twitter users have trusted more after नहीं एक्चुअली देयर इज अ केस। मेरे ताऊ जी अभी आए हुए घर पे ही, उन्होंने 2016 में आई थिंक पूरा एक बिटकॉइन खरीदा था इन्वेस्टमेंट के लिए। अरे भाई तब शायद वो 50,000 का था वो तब, मगर उन्होंने 18 में बेच दिया था कुछ था, कंपनी जिससे खरीदा था
तो डायरेक्टेड बाय रॉबर्ट बी वेट। हम सोच रहे कि यार 50 लाख तो हो गए, बट बीच में क्रिप्टो बैन हो गया था इंडिया में, तो तुमको जेल जाना पड़ता। नहीं ऐसा बैन तो नहीं हुआ है आई थिंक। बैन हुआ था। अरे मतलब जब भी क्या होता है क्रिप्टो का मतलब प्राइस बढ़ना शुरू होता है ना, तो इंडिया में बज क्रिएट शुरू करना होता है, तो इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशन निकाल देती है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना। 2017 में भी इन्होंने यही करा था जब क्रिप्टो का रेट बढ़ रहा था, और अभी भी जब क्रिप्टो का रेट बढ़ रहा है तो ये बोल रहे हैं कि अब हम अपनी करेंसी निकालें। इनका यही काम है, इनको मतलब वो ये भी बोल रहे हैं कि यार हमको समझ में नहीं आ रहा है बैन कर कैसे सकते हैं, लाइक इफ इट इज डिसेंट्रलाइज्ड हाउ गवर्नमेंट कैन बैन। वो बैन नहीं कर रहे, वो बस ट्रेड करने से रोकते हैं, मतलब कहते हैं कि प्रेफर नहीं करते हैं कि ट्रेड करें लोगों को। करने वाला करेगा वो। हाँ तुम्हारे पास है, कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बट प्रेफर्ड नहीं है ये। But they have control even your internet, so they can just like ban. You can control the websites or app from which you can mine or transact. Bitcoin illegal है क्या? नहीं Bitcoin नहीं अभी तो नहीं है। सृष्टि क्वेश्चन अगर वो in blockchain there are blocks, right? Means blocks are connected with each other, like it is because of that only it is called as chain. So what are that blocks? Like I saw in a video that which miner will produce more blocks in less amount of time, that miner will like mine the Bitcoin means something like that. So उसमें होता है कि I think मतलब मेरे को भी अच्छे से नहीं मालूम कि hashes, पता है hashes क्या होता है? मतलब एल्गोरिथमिक, मतलब वो थोड़ा मतलब इनक्रिप्ट कर देते हैं, तो मतलब समथिंग 200 के ऊपर होते हैं कुछ। तो लेट मी यूज एनालॉजी टू एक्सप्लेन दिस। मैं एक एनालॉजी एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो ऋत्विज को मेरे को बिटकॉइन भेजना है और हम सारे एक ब्लॉकचेन का पार्ट हैं। अभी करते हैं बात, अभी मजेदार बात अब बात करेंगे हम, ठीक है। तो मेरे को ऋत्विज को मैंने रिक्वेस्ट डाल दी कि मेरे को ऋत्विज को एक बिटकॉइन भेजना है, राइट। अब उस रिक्वेस्ट मतलब बड़ा ही बेकार एनालॉजी, बट उसको इस तरीके से समझो कि उस जो पेन उस ट्रांजैक्शन को टिक कर सकता है वो एक कमरे के अंदर पड़ा है, राइट। कमरे के बाहर एक ताला लगा है, उस ताले की एक ही चाबी है। तुम लोगों को फिगर आउट करना है, हाँ मतलब उस हजारों चाबी में से तुम्हें एक चाबी ढूंढनी है। जिसको भी वो चाबी मिली उसको वो पेन मिलेगा और वो ब्लॉक बना देगा और उस ब्लॉक में लिख देगा कि संत ने ऋत्विज को एक बिटकॉइन लिखा, तो वो एक ब्लॉक बन जाता है, राइट। और जो भी चाबी ढूंढ लेता है उसको बिटकॉइन मिलता है, कुछ परसेंटेज मिलता है, तो उसको वो ब्लॉक बनाने वाले को थोड़ा इंसेंटिव मिलता है और इस तरीके से वो चेन का पार्ट बन जाता है। अब अगर ऋत्विज सार्थक को बिटकॉइन भेजता है तो दोबारा वो कॉम्पिटिशन चल पड़ेगा और दोबारा किसी को पेन मिलेगा, दोबारा वो उसी चेन में एक ब्लॉक ऐड करेगा, उसमें लिखेगा कि ऋत्विज ने सार्थक को। हाँ, सेंस ऑफ ट्रेजर हंट जैसा, राइट। जो सबसे पहले ढूंढेगा ही विल गेट द बेनिफिट। मगर हाँ जो वो संत भैया ने बोला था ना कि वो अलग से बिटकॉइन के जो वो होते हैं, बिटकॉइन जो मतलब हमारे जो हम भेजते हैं उसमें उसी में से कटते हैं नेटवर्क फी जो होती है। मैंने तो करा है ना, तो मेरे को आइडिया है। हाँ करेक्ट। तो उसी के जैसे मैंने भेजा, मैंने ऋत्विज को ये सब भेज रहे, तो मैं भी भेज देता हूँ। तो जैसे मैंने उसको $50 का, ज्यादा लोग भेज रहे हैं तो वो नेटवर्क फी बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से होता है। तो जैसे मैंने 50 भेजा, $3 की नेटवर्क फी है, तो उसके पास सिर्फ 47 ही पहुंचेंगे, 50 पूरे नहीं पहुंचेंगे, हमारे उसमें से ही कटेंगे। जीएसटी की टैक्स लगता है क्रिप्टो पे? नहीं, जो कंपनी करती है ना वो काटती है। तो जैसे कंपनी नहीं, जो भी माइन कर रहे हैं ना उसको मिलते हैं। तो अब वो कोई भी हो सकता है, वो कंपनी वाला हो सकता है, मतलब चाबी बनाने के पैसे। अच्छा वेरी नाइस, चाबी बनाने या ढूंढने के पैसे। मजा आ गया, समझ रहे हो? तो मतलब एनालॉजी करके हाँ वही ब्लॉकचेन बनती जाएगी एंड उस ब्लॉकचेन की कॉपी हम सबके पास है। तो उसमें फायदा क्या है कि अगर सपोज करो ऋत्विज कल को मेरे साथ बहस करने आता कि आपने मेरे को पैसे भेजे ही नहीं थे, दिखा देगा, राइट। तो आराम से हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि वो चेन का पार्ट है। इसमें एक और फायदा क्या है, क्योंकि उस चीज की एक ही चाबी है और वो चाबी एक ही बार यूज हो सकती है, तो ऋत्विज वापस उस ब्लॉक पे जाके उसको एडिट नहीं कर सकता। वो पेन एक ही बार चलता है, राइट। इंक खत्म हो जाती है उसकी। और इसका एक नुकसान ये है, सपोज करो मैं डार्क वेब पे जाके ऋत्विज की सुपारी दे देता हूँ किसी आदमी को,
अच्छा ऋत्विज को घर से उठाना है, यार ठीक है? बंद करो यार ये कॉल, मेरे को प्रोसेस में बहुत घाटे वाला कॉल चल रहा है। अरे तो ऐसा क्या कहता है? मैं किसी भी बंदे को बिटकॉइन में पे करके ये काम करवा सकता हूँ और कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा कि इस चीज के पैसे किसने दिए और किसको दिए। ऐसे कैसे? राइट, उसका तो दी रहेगा ना किसी के पास। मतलब इंक्रिप्टेड है ना सर, डायरेक्टली नहीं लिखा होगा ना मेरा नाम, संत नहीं लिखा होगा वहां पे, वो हैश कीज में लिखा रहता है। हाँ, मेरा जो वॉलेट का आईडी है वो लिखा रहेगा, वो ट्रेसेबल नहीं है मेरे तक। एक हुआ था शायद, आई थिंक पिछले साल की बात है, पिछले से पिछले साल की बात है, न्यूज में आया था कि एक मतलब ब्लॉकचेन का तो पूरा वो रहता है ना कि पब्लिक रहते हैं पूरे रिकॉर्ड्स, तो उसमें था एक मतलब एक ही बिटकॉइन एड्रेस से शायद 238 मिलियन का वो हुआ था। हाँ। तो इसलिए गवर्नमेंट को इतना डर लगता है क्रिप्टो से, क्योंकि मतलब ट्रेसेबल नहीं है ना, उसमें ब्लैक मनी का भी थोड़ा वो रह जाएगा। एनोनिमिटी का फायदा उठा रहे बेसिकली, जैसा सोशल मीडिया पे एनोनिमिटी का फायदा उठाता है। तो कॉइंस होती हैं हर साइड की, अब अच्छी तो है ही, अब एनोनिमिटी का बुरी जो फायदा भी नुकसान भी है। राइट। वो सर हैशिंग इंक्रिप्शन की मतलब वो पार्ट है उसमें, मतलब हैशिंग अलग अलग तरीके से इंक्रिप्ट करते हैं। अब कैसे समझा, सीपीयू पावर यूज करता है। अब आपका जो भी सिस्टम है उसका सीपीयू पावर यूज करता है एक इक्वेशन सॉल्व करने, मतलब मैथमेटिकल हम कह रहे हैं, वो जो भी कुछ होता है वो तो एक, तो वैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं। जैसे सपोज करो मेरे को ऋत्विज का एग्जांपल नहीं लूंगा इस बार, मेरे को और नीरज को कुछ बात करनी है। सपोज करो नीरज और मैंने एक सिस्टम निकाला जिसमें हम जो भी बात करेंगे वो किसी को समझ नहीं आनी चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं ए को जेड बोलूंगा, बी को मैं वाई बोलूंगा, सी को मैं एक्स बोलूंगा, ऐसे मॉर्स कोड। ये हाँ मॉर्स कोड मतलब मॉर्स कोड भी एक तरीके का इंक्रिप्शन है। मालूम है, बट ओलंपियाड में क्वेश्चन जो आते हैं right? Like 0 1 1 that it is binary. हाँ वो बाइनरी, तो वो एक तरीके का मतलब हर इंक्रिप्शन का एक लॉजिक होता है। कॉम्बिनेशन ट्राई करने होते हैं कि कौन सा जैसी मतलब वो एकदम सही वाली निकलता है तो वो हिट आता है। सो ये मतलब बस वो आपके सीपीयू में बहुत पावर लेता है, मगर तो बस वही है। हाँ मैंने ट्राई करा था एक बार माइनिंग, मैंने भी किया था, मैंने तो 6 महीने तक किया था। सीपीयू इंटेंसिव बहुत ज्यादा है वो, मतलब गूगल क्लाउड के फ्री ट्रायल लेके अब मुझे ये डाउट है, हाँ अगर मैं बिटकॉइन खरीद रहा हूँ तो देयर आर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे मैं जाता हूँ, जैसे कॉइनबेस, वजीरेक्स, ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से मैं बिटकॉइन खरीदता हूँ, राइट? तो मैं जब बिटकॉइन कुछ भी खरीदता हूँ वो एक्चुअली कंपनी के पास है क्या जिससे मैं खरीद रहा हूँ? वो बस जैसे तूने लिया प्यूमा का वॉलेट लिया, ठीक है, कोई भी कंपनी का वॉलेट लिया, उसमें तूने अपने पैसे रख दिए, कंपनी के पास तो नहीं है पैसे, है तो बस तेरे पास ही, वो बस एक कंटेनर है जिसके अंदर पैसे रखे हुए हैं। तो बस वॉलेट देते हैं सर वो, बेसिकली कॉइनबेस और वजीरेक्स तुम्हें वॉलेट देते हैं पैसे रखने के लिए। फिर मैं बिटकॉइन कैसे खरीदूंगा? किसी पर्सन से खरीद, एक्सचेंजेस होती हैं उसकी। जब तुम वजीरेक्स या कॉइनबेस से बिटकॉइन खरीदते हो, तुम बिटकॉइन खरीद नहीं रहे होते, तुम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो। तुम बोलते हो कि मैं भी भरोसा करता हूँ इस चीज पे, मेरे 200 रुपए रखो और मेरे 200 रुपए जब मैं वापस चाहूंगा तो जो भी मार्केट में रेट हो रहा होगा उसके हिसाब से मेरे को वापस कर देना। तो बिटकॉइन का रेट अगर टेक्निकली जैसे तुम बिटकॉइन नहीं खरीदते। ओह, सो इट इज लाइक अ डिजिटल गोल्ड। सोनार के पास जाओ, सोनार एक तरीके का एक्सचेंज है, जैसे तुम पैसे देते हो, ले तू 200 रुपए लग, 200 रुपए का मेरे को गोल्ड दे दे। फिर जिस हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होगी उस हिसाब से तुम मेरे को उसके वापस जमा करूं तब देगी। कल को टेस्ला आती है बाजार में, तो मेरे को अगर मंगलसूत्र बेचना पड़े तो फिर मैं जाके बेचूंगा वैसे। So the WazirX and Coinbase, they don't mine Bitcoin. नहीं, they just give you a wallet. I think ऐसा कुछ है कि वो लेजर मेंटेन करते हैं। क्या वो लेजर मेंटेन करते हैं? हाँ लेजर, हाँ तो उनके कंपनी इवन ट्रांजैक्शंस होंगे। लेजर तो कोई भी कर सकता है, वो बस करते हैं, जैसे मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो लेजर मेंटेन को।
So wait a minute. Even if we use Bitcoin transaction through wallet, then technically the mining is not happening. So माइनिंग हो रही है. जैसे मैंने कहा कि मेरे को 1000 रुपए का मतलब 1000 रुपए का बिटकॉइन चाहिए. मैंने गया वजीरेक्स पे डाल दिया. जैसे ही मैंने डाला तो जब वजीरेक्स रिक्वेस्ट बनाएगा वो वाली के मेरे को 1000 रुपए के बिटकॉइन चाहिए, कहीं ना कहीं कोई माइनर माइन करेगा उसको उसी सेकंड उसी टाइम पे. फिर वो माइनर जिसने जितना भी बिटकॉइन माइन किया है वो लेके मेरे वॉलेट में डाल देगा. कंपनी ने कुछ नहीं किया. But earlier you said that तुम इसको इस तरीके से let me try to explain it again. एनालॉजी भाई नहीं एनालॉजी नहीं सर. मतलब मैं एनालॉजी ही पर बिटकॉइन की नहीं स्टॉक मार्केट की लेके चलते हैं. स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि पहले स्टॉक मार्केट में क्या होता था कि अगर तुम्हें स्टॉक्स खरीदने हैं तो तुम्हें सेंसेक्स में जो बिल्डिंग है उसके बाहर पर्ची लेके खड़े होके पर्ची देनी पड़ती थी ब्रोकर को. वो जाके तुम्हारे लिए स्टॉक्स खरीदता था, राइट. और उसकी एक लिमिट होती थी. तुम ऐसे नहीं 10 रुपए के स्टॉक्स जाके खरीद लो जैसे आज खरीद सकते हैं ना, वैसा नहीं था, राइट. तो ये सारी कंपनीज बेसिकली क्या करती हैं, तो तुमसे 10 ले लिए, इससे 10 ले लिए, उससे 10 ले लिए, जब तक एक बड़ा अमाउंट ना हो जाए फिर उसको वो प्रोसेस करते हैं. समझ रहे हो? जैसे अगर मैंने आज 100 रुपए इन्वेस्ट किया टीसीएस में और कल मैं उस 100 रुपए को मार्केट थोड़ा सा बढ़ गया 102 पे मैं निकालना चाहता हूँ, तो मेरा वो 100 रुपीज टीसीएस में इन्वेस्ट नहीं हुआ. वो 100 रुपीज ग्रो ने रखा अपने पास और अगले दिन जो रेट है उस पर मेरे को वापस कर दिया. समझ रहे हो? राइट. इसी तरीके से बिटकॉइन वाले भी यही करते हैं. अब एक एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल, ये प्रॉब्लमेटिक कब हो जाता है, जैसे अभी ये जीएमई और एएमसी वाला हुआ ना अमेरिका में, तो उसमें क्या हुआ, सब लोग रॉबिनहुड एक ऐप है जैसे यहाँ पे ग्रो है या वो ईटी मनी है, सब है, सब क्या कर रहे थे, सब जीएमसी खरीदना चाहते थे, राइट. तो रॉबिनहुड ने क्या करा, जीएमसी का स्टॉक बेचना ही बंद कर दिया उन्होंने. क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे. तो उन लोगों को सपोज करो एक पॉइंट पे रॉबिनहुड को $4 बिलियन, आई थिंक वो एक्सप्लेन कर रहा था एलन मस्क को सेम एनालॉजी से, कि उनको $4 बिलियन के लिए लोन मांगना पड़ा क्योंकि उनको इतने स्टॉक्स खरीदने थे, राइट. और अगर खरीदते वक्त ही मार्केट गिर जाता तो नुकसान किसका होता? रॉबिनहुड का, लोगों का नहीं, क्योंकि लोगों को तो उसी रेट पे बेचना पड़ेगा ना, इसलिए रॉबिनहुड ने वो रोक दिया था. तो इसी तरीके से बिटकॉइन वाले भी काम करते हैं जो somehow they bring it to $700 million, right? हाँ, मतलब वही उसी तरीके से उसने तभी मना किया कि इतना नुकसान हम उठा नहीं सकते थे. 3 टाइम्स द आस्क हो गया था वो, जितना वो लोन ले सकते थे बैंक से. बहुत दिमाग घुमाने वाले अब पूरा टॉपिक है ये आज का. हाँ, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है यार ये समझने में. इसी वजह से तो जो जनरल पब्लिक है वो इस चीज को ग्रास्प नहीं कर पाती ना. हम भी नहीं कर पा रहे सब. ये समझाने किसी को बैठो जो टेक्निकल नहीं हो तो गया वो तो. या अब मेरे को भी मालूम है कि हमको कुछ तो पता चला होगा, भले ही सब पता ना चला हो. हाँ यही है. तुम में से कितनों ने बिटकॉइन खरीदा है यहाँ? कोई भी? मतलब मेरे पास है थोड़ा सा. डॉज खरीदा था मैंने, 69 डॉज खरीदा था. मेरा 40 अगले दिन एलन मस्क ने अगले दिन बिटकॉइन डाल दिया बायो में. मैंने नुकसान हो गया. खरीदूंगा 18 का हो जाऊं. अच्छा. मतलब खरीदा नहीं, मैं एक बार ऑनलाइन वो कर रहा था, कुछ तो कर रहा था, तो मैंने वही बताया था ना गूगल क्लाउड वाला. तो मैं करीब जब मैं 6-7 में था मैं तब करता था ये सब. करीब मैं 6 महीने तक ये करता रहा. तब मेरे पास शायद आए थे $1 का बिटकॉइन आया था बड़ी मुश्किल से. तो बस वही है मेरे पास. वो मैंने कॉइनबेस में डाला था. कॉइनबेस से फिर मैंने वो ब्लॉकचेन वाले अपने वॉलेट में करा था ट्रांसफर. तो अभी मेरे पास काफी हो गए, करीब $10 या $12 की उसकी अब हो गई है शायद. अमीर हो गए हम. इनकम टैक्स रेड इनकमिंग. FBI ओपन अप. एलन मस्क ने तो हटा ही दिया बिटकॉइन बायो. हाँ, हटा दिया. सर उसका नुकसान हो गया, टेस्ला की स्टॉक गिर गई उस चक्कर में. हाँ, उसका तो टेस्ला तो वैसे भी ओवरवैल्यूड है बहुत ज्यादा. यार ऐसा बीच में आया था ना कि सेकंड नंबर पे आ गया था वापस से. अब सेकंड पे तो. हाँ, नहीं अब कम हो गया, गिर गया 30% कुछ गिर गए स्टॉक्स. वो कुछ इनका सीन हुआ कि वो तो मार्केट पूरा ही गिरा, लाइक 2000 पॉइंट्स गिरा सेंसेक्स. मतलब मार्केट इस टाइम पे बहुत ओवर वैल्यूड है सर, गिरेगा, मतलब इस टाइम पे गिरना ही है. एंड ऑलवेज बाय एट द डिप. बियर बिहेवियर. डॉजकॉइन वजीरेक्स पे है, कॉइनबेस पे है, कहीं से भी खरीद लो. वजीरेक्स तो बहुत इजी लगा मेरे को यार.
एक डॉज कॉइन बहुत सस्ता है, कितने का? 3 रुपए या 4 रुपए का कुछ का चल रहा है अभी। 8 सेंट का है यार। 1 महीने पहले भी इतना ही था जब उसका हाइप चल रहा था, कुछ 3-3.5 रुपए। नहीं एक पॉइंट पे 7 का हो गया था, 7 रुपए का हो गया था। अब फिर से कम हो गया। हाँ फिर से कम हो गया। सर बताओ क्या होता है, मतलब मार्केट का साइकिल है। अब जैसे जिस दिन टेस्ला ने $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करा ना बिटकॉइन में, तो ग्राफ ऐसे गया और उसी टाइम पे नीचे आ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ता है कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं कि आप बेच देंगे, तो जितना इन्वेस्ट होता है उससे ज्यादा लोग बेच देते हैं और फिर वो मार्केट गिर जाता है। हाँ तो मतलब बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, अब बेचूंगा अब बेचूंगा अब बेचूंगा। जैसे मार्केट बढ़ा, अब बढ़ा है तो भाई बेच देते हैं, तो फिर तभी मार्केट उतना ही गिर जाता है। तो कभी भी जब हाइप हो ना किसी चीज की, उस टाइम पे खरीदना नहीं, क्योंकि उसी टाइम मार्केट गिरेगा फिर। और ये एनालॉजी बताओ ना थोड़ा सा कि हाउ कैन यू ओन बिटकॉइन इन पार्ट्स, क्योंकि मैंने देखा है 0.000 इतना छोटा छोटा अमाउंट में, उसका लॉजिक थोड़ा समझो। जैसे डिजिटल है ना सर वो तो। हाँ दक्ष बोलो। जैसे अरे यूएस में जाओ तो मतलब अपने यहाँ इंडिया में तो होता नहीं है, तो वहाँ सेंट्स की भी चीजें मिलती है ना। पहले होता था, अठन्नी वगैरह नहीं होती थे हमारे यहाँ पे। हाँ सेंट्स वही की तो चीजें मिलती है वैसे ही। हमारे जमाने में होता था, इसके जमाने में कहाँ पे हो रहा? पूरे मतलब बुड्ढे लोग हैं। राइट। और कुछ क्रिप्टो के बारे में बात करनी हो? पाँच 5% ऑफ योर सेविंग्स बिटकॉइन में डाल दो या किसी भी हाई रिस्क वाली चीज में डाल दो। मतलब 50-30, देखो सेविंग का 50-30-20 रूल होता है। 50 ऑन योर बेसिक थिंग्स, 30 ऑन योर लग्जरी, 20 ऑन योर सेविंग्स। उस 20 में भी 10-5-5 कर लो। 10 मतलब लो रिस्क, जैसे कि 10% या 11% इंटरेस्ट जहाँ पे मिल रहा है वहां पे इन्वेस्ट कर दो। बाकी 5% ऐसी चीज में इन्वेस्ट करो जहाँ पे हाई रिस्क है। मतलब जैसे 10% की तो तुम सिप लगा लो, राइट? इंडेक्स फंड में लगा दो, निफ्टी में लगा दो, सेंसेक्स में लगा दो, वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। 5% तुम लगा दो हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स में जिसमें रिस्क भी ज्यादा है, और बाकी 5% लगाओ नॉन कन्वेंशनल पे, जैसे बिटकॉइन हो गया या जहां भी तुम्हारा मन करे, राइट? इस तरीके से बिटकॉइन को तो ज्यादा लगा दो कि कल को डूब। हाँ तभी तो हाई रिस्क। कभी भी सर बेचना शुरू करेंगे, अगर एक बेचना शुरू करेगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट उसी टाइम गिर जाएगा ना। फिर उसको एसेट क्यों बोल रहे हैं? 2017 में इन्वेस्टमेंट है ना सर, क्योंकि रिटर्न मिलने की आशाएं हैं। जैसे जमीन भी एसेट होता है कि जमीन आज अगर खरीद लोगे तो क्या पता फ्यूचर में महंगी होगी, तो एसेट हो गया ना। 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना कभी भी बिटकॉइन में। मतलब ज्यादा पैसा तो कर लो, बट मेरी एडवाइस तो यही 5%। हाँ होल्ड HODL करके रखो। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि बस डालो और भूल जाओ। हाँ वही वाला। 5 साल बाद जब कुछ 1 करोड़ पे चल रहा होगा तब बेच देना। ऐसा बिटकॉइन को SIP करने का बोलते हैं, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, ऐसा सुनने में आता है। व्हाट दैट एग्जैक्टली डज कैन एनीवन से? कोई भी ट्राई कर लो। सर बताओ। अरे सर मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ही बोल रहा हूँ। आपको ही आता है? आपको ही आता है यार। बट वी लव संत के भक्त यहाँ सुन रहे हैं। संत के प्रवचन चल रहा है असली वाले आज। उन्हें जानते दक्ष सर बताओ इनको SIP क्या होता है? इन स्टॉक्स में। बिटकॉइन में क्या होता है? बिटकॉइन में क्यों करना चाहिए SIP? हाँ SIP बिटकॉइन में क्यों करना चाहिए? अरे SIP क्या होता है भाई यार? हाँ मेरे को भी नहीं मालूम ऐसे। आज तो गजब का सेशन हो गया। SIP बेसिकली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ क्या? मनन को जानते हो? मनन गुहारी। हाँ YT वाला ही है। उसको उनको बस NFT वाला ना। हाँ उनको बुला लो, वो सबके यहाँ पर डाउट क्लियर कर देंगे। NFT काफी इंटरेस्टिंग है। वो NFT नहीं, वो मतलब पूरा क्रिप्टो ब्लॉकचेन के बारे में ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वो तो मतलब कर रहे हैं। वो ब्लॉकचेन में कुछ किसी स्टार्टअप में काम कर रहा है ब्लॉकचेन पे। बेडल लैब्स करके एक है। तो वहाँ पर मतलब कुछ है। और एक आयुष भी YT का, उसको भी क्रिप्टो का बहुत अच्छा मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है।
या अरे यहाँ कोई आई मीन यस बहुत ज्यादा ही टेक्निकल हो जाता है वो। फिर आज सुबह भी मैं बात कर रहा था एक बंदे से, तो वो इथीरियम समझा रहा था कि इथीरियम 1 फिर 2 फिर 3 फिर ऐसे ब्लॉक है, उसकी प्रोटोकॉल है चेन है, सब। हाँ, उसका ट्री प्रोटोकॉल बनता है, फिर ऐसे बहुत सारे ट्री है, वो बहुत ज्यादा ही टेक्निकल है। वो यस बेसिकली क्या है कि हर करेंसी जो है उसका प्रोटोकॉल अलग है। बिटकॉइन का प्रोटोकॉल अलग है, इथेरियम का अलग है, लाइट कॉइन का अलग है। जितने भी इन सबका प्रोटोकॉल मतलब बेसिक पर्पस जो है उनका वो अलग होता है। जैसे बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है, ट्रांजैक्शनल वैल्यू प्रोवाइड करता है। कोई उदक्ष जो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कौन सा यूज होता है, इथेरियम है कि लाइट कॉइन है? इथेरियम। हाँ, उस पे कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटो बनते हैं। तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स अभी है। दो चीजें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और एनएफटी, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ब्रीफ में। सिप समझा लो, सिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, एनएफटी में कुछ नहीं रखा। जरूरत के हिसाब से बात तो सिप बेसिकली क्या, सिप मतलब काफी अच्छा प्लान है इन्वेस्टमेंट के लिए। उसमें क्या होता है कि हर महीने तुम एक स्पेसिफाइड अमाउंट किसी एक स्पेसिफाइड एसेट करते हो, राइट? उसका फायदा क्या होता है? सपोज करो आज बिटकॉइन प्राइस चल रहा है 20,000, सपोज कर लेते हैं, राइट? तो अगर तुम 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें उसका कुछ परसेंटेज मिलेगा, डिवाइड करके देख लो जितना भी मिलेगा, राइट? समझ गए? अगले महीने भी क्या होगा, तो सपोज करो बिटकॉइन गिर गया, वो हो गया 15,000, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो 500 ही रहा, तो तुम्हें ज्यादा परसेंटेज मिलेगी। तीसरे महीने भी क्या हुआ, वो 10,000 पे आ गया, ज्यादा परसेंटेज मिलेगी। चौथे महीने वो उसका प्राइस बढ़ गया, तो अब तुम शायद से थोड़ी कम परसेंटेज। ऐसा तुम अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे अगर तुम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल करते हो, तो तुम्हारे पास उस 500 के बदले अगर तुम मतलब एक ही बार में 500 इन्वेस्ट करते हैं एंड सिस्टमैटिकली अगर तुमने इन्वेस्ट करा, उससे क्या होता है कि तुम्हारे पास ज्यादा वो बन जाएगा उसका वैल्यू, क्योंकि तुमने तब भी खरीदा जब वो लो पे था, तुमने तब भी खरीदा जब वो हाई पे था। समझ रहे हो? इसलिए सिर्फ काम करता है। मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्क्रीन रिलेटेड हाँ, बट डॉक्यूमेंट्स। अपने कल को मेरे को मैसेज मत करना कि सर मार्केट में पैसा क्या हो गया। बिटकॉइन में अगर मैं सिप करता हूँ, इट डजंट नेसेसरी टेक्निकली मीन कि मेरा बिटकॉइन है, राइट? मेरे पास बिटकॉइन ऐसा तो नहीं होता ना। डिपेंड करता है तुम कहाँ से खरीद रहे हो। मतलब ये म्यूचुअल फंड जैसा ही है ना? हाँ, सेम वही। हाँ, तो म्यूचुअल फंड में भी हम कहाँ डायरेक्टली ओन करते हैं? करेक्ट, सेम है। हाँ, ठीक है। उसमें रिटर्न पक्का रहता है या मीत? अरे हाँ, मैंने देखा, फेवरेट। हाँ, कॉइन निकलता है। उन्होंने खुद का क्रिप्टो कॉइन बनाया और मार्केट में लॉन्च कर दिया बेसिकली। अब लोग उनका वो कॉइन खरीदेंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ते जाएगी। दैट्स द बेसिक लॉजिक। आईसीओ होता है। हाँ, आईसीओ होता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। हाँ, वही इसमें तुम क्या करते हो कि तुम बोलते हो कि हम ये बिटकॉइन निकाल रहे हैं, मतलब ये क्रिप्टो निकाल रहे हैं, इसका ये प्रोटोकॉल है, इस तरीके से काम करेगा। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो इन्वेस्ट करो। तो ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते जाएंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई वाला और वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो? वैसे काम करते हो सर। टेस्ला अगर निकालेगा तो एलन मस्क को नौकरी से निकाल देंगे वो लोग। एंड टेक्निकली वो लोग कर सकते हैं ऐसा। हाँ, बोर्ड मेंबर्स तो लगभग कर चुके थे 2014 में। हाँ, कर सकते हो वैसा। स्टीव जॉब्स को निकाल दिया था फिर भी। हाँ, फिर एलॉन को निकाल सकते। वो कहानी मिल जाएगी, फिर वीडियो बनाएंगे फिर। यार ऐसा भी बीच में हुआ था ना 11-12 के आसपास कि इलॉन को हटा दिया था सीईओ से और फिर वापस से रखा था बिकॉज लॉस में जाने लगी थी। हाँ, पेपाल वाला तो पेपाल बहुत से तो पुराना। पेपाल नहीं x.com से हटाया था। फिर उसने बोला कि हम पेपाल के साथ मर्जर करेंगे। हाँ, बट फिर पूरा ही अलग हो गया था। वेकेशन पे गया हुआ था उसका। हाँ, स्टीव जॉब्स वाला ही हो गया था उसके साथ भी। फिर स्टीव जॉब्स वाला तो सर अलग लेवल पे है वो तो, मतलब हाँ क्या जॉन स्कली को ले आया था वो। बहुत ड्रामेटिक है उसका यार, बहुत ड्रामेटिक है उसका। हाँ, चलो वही डिस्कस कर लेते। पॉप कल्चर हमारा दूसरा टॉपिक है। हम स्टीव जॉब्स की मूवी डिस्कस कर लेते हैं। स्टीव जॉब्स इज पॉप कल्चर।
अरे स्टीव जॉब्स का मतलब मैं सबसे ज्यादा फैसिनेटेड हूँ उसकी स्पिरिचुअलिटी, मतलब स्पिरिचुअलिटी वर्ड अपने अपने मतलब से समझ लो, पर जो उसकी जर्नी थी उस हिसाब से। वरुण माया की वीडियो देख के आए हो क्या आज? हाँ मतलब कौन सी वो हर वाली? हिसाब से अपनी। अरे हाँ वो लाइव थी ना उनकी। आज वो स्पिरिचुअलिटी वालों पे चढ़ के बैठा था आज। बोलता कि क्या वर्ड है भाई ये, क्या मगज मतलब खराब हो है? गया था। लाइव था या फिर यूट्यूब पे है? लाइव अभी भी है, सेव्ड है। अब तो देखना ही देखना पड़ेगा। पड़ेगा। सर वो तो चढ़ गया आज स्पिरिचुअलिटी वालों पे कि भाई क्या है मतलब अब तो स्पिरिचुअलिटी देखेंगे, का। वरुण ने डाला तो देख। अब तो ज्यादा हो गया। मगर एग्जांपल्स बहुत बढ़िया बढ़िया दिए थे। हाँ लॉजिकल थे। या किसी ने डाला था, किसी क्रिएटर ने, मतलब वो वाला ग्राफ होता है ना, बेल कर्व ग्राफ। हाँ परफेक्ट है। स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ बातें हैं, मोक्षा चक्रा ये वो, स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ बातें हैं, वही है, असलियत भी वही है। और वो सही बोल रहा था। स्पिरिचुअलिटी चलो ये वही डिस्कस करते हैं कि मतलब क्या समझते हो तुम सारे पॉप स्पिरिचुअलिटी कल्चर था आज का टॉपिक। इफ यू वांट टू चेंज हाँ आई डोंट पॉप नो। कल्चर। हाँ लेट शिफ्ट टू स्पिरिचुअलिटी। सारे मतलब इस पे तो सब बोल सकते हैं, इस पे तो कुछ वो है नहीं टेक्निकलिटी। पॉइंट चल रहा था अभी एकदम स्पिरिचुअलिटी पे आ गया। ऋत्विज तो मतलब पेस ही नहीं कर पा रहा है। सर बदलते वक्त के साथ बदलना होगा। अरे वो लास्ट जो फ्राइडे को कुछ था ना कि ऋत्विज की कोई कहानी वहानी थी। हाँ यार जरा वो सुना दो। एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड। ओए वो पॉप कल्चर में केटो के मुझे कोई बोला था डीएम करने का, किसी ने किया नहीं कि क्या हुआ था उसके साथ, क्यों चिढ़ा रहे थे उसको? मुझे भी नहीं बताया किसी ने। क्या कहानी चलती है मेरे को भी बताओ। मुझे बताओ क्या कहानी है। अरे कुछ थी तो सही। अरे वो दक्ष बोल रहा था ना। हाँ वो जब दक्ष आएगा तभी बात करेंगे। अब अभी हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर लेते हैं। तो वो तो आने से रहा। आदित्य को आई थिंक इस पे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। आदित्य सर आई थिंक स्पिरिचुअलिटी पे बात करेंगे तो हर कोई मतलब एक ही बात का अलग अलग मतलब निकाल के जाएगा। सबके अपने अंडरस्टैंडिंग। तुमको ये नेगेटिव एस्पेक्ट पता है स्पिरिचुअलिटी का? यार वो जो स्कैम्स वगैरह होते हैं ना, आई थिंक वही नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका। अब देखो वो वाले नहीं। यार लाइव देखो उसने पूछा कि स्पिरिचुअलिटी का नेगेटिव एस्पेक्ट। अब मैं सोच रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में वो भक्त पंडित जो बनाते हैं, सार्थक में भी सोच रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी में जो यूट्यूब वाला है, ऋत्विज सोच रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन वाले में, डिस्कशन हो ही नहीं पाता। तो अगर क्वेश्चन पूछना तो एकदम स्पेसिफिक होके पूछो, इसका मतलब एकदम स्पेसिफिक। तो जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस होती है जो स्पिरिचुअलिटी में, जो इंडियन कल्चर में, जो मतलब स्पिरिचुअलिटी को अगर अप्रोच करना है तो उसके दो होते हैं। इंडियन मतलब रिलीजियस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक राइट हैंड की स्पिरिचुअलिटी होती है और लेफ्ट हैंड, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी नहीं कह सकते, वो ज्यादा रिलीजियस हो जाएगा इंडियन के मतलब हिंदू के वो कॉन्टेक्स्ट में। तो उसमें ऐसा दिखाता है कि कोई भी मतलब किसी भी चीज को हम अप्रोच करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट मतलब दो टाइप में हम कर सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सो हम स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन हम मोस्टली हम जो लोग करते हैं वो पॉजिटिव वे में करते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम अच्छे रिचुअल्स करते हैं जिससे मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो और ये सब। और जो नेगेटिव होता है वो बहुत, ये जो पॉजिटिव वाली जो चीज होती है वो बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं, उसमें पॉजिटिव ज्यादा होता है और ये सब बहुत ज्यादा होता है कि बहुत सारे तुमको एक कार्मिक डेट होता है उसमें, फिर तुमको री इनकारनेशन करना पड़ता है, मतलब फिर से तुमको जन्म लेना पड़ता है। ये तो रिलीजियस बेस पे हो गया ना। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, बट ये मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट मैंने रिलीजियस के टर्म्स में लिया है, मैं इसलिए नहीं आई थिंक मतलब हम वो वाली स्पिरिचुअलिटी की बात करें जो लोग कहते हैं ना कि आई एम नॉट रिलीजियस आई एम स्पिरिचुअल। वो जो लोग होते हैं वो किस तरीके से कहते हैं? अरे तो ये वो वाला जो होता है वो मोस्टली यहाँ पे यूनिवर्स के एक पॉइंट ऑफ व्यू में करते हैं कि तुम लोग बहुत बड़े एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो खुद को, कि जैसे कि मैं मतलब आप कहीं पे बैठे हो कोई इंडिया के किसी छोटे मतलब स्टेट में छोटी जगह पे, सो वहाँ से आप अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू एक पर्सपेक्टिव वो कितना बड़ा वो क्या कहते हैं एक्सपांड कर सकते हो और वहाँ से अपनी लाइफ को आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो। इतना मुझे मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे ये लगता है स्पिरिचुअलिटी क्या है कि सिर्फ हम एनर्जी हम एक एनर्जी है और वही है कि एंट्रोपी है वो ऊपर नीचे हो रहा है और जो भी है, और ऐसा भी कहते हैं कि
मतलब जितने भी चॉइसेस है यूनिवर्स में वो पहले से प्री डिफाइंड है, हम सिर्फ हर एक पॉइंट पे बाउंस होके ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो पहले सब ये प्री डिफाइंड है, ऐसा मैंने थियरी पढ़ी है इसमें। तो स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स में मेरा इतना ही पर्सपेक्टिव विदाउट कॉन्टेक्स्ट वाला। Yeah, keeping aside the spirituality part, even modern, not so modern, but 2000 years earlier, philosopher discussed that there is a free will exist, or everything is based on your predefined actions. So maybe we can take that philosophically or spiritually. Like, what I think is, life is not in your control, right? You have to take control of your own life. मतलब कि situations आपके कंट्रोल में नहीं है, अभी अगले पल क्या हो जाए ना, nobody knows. ठीक है ना? तो how you can react or respond to the situation is in your hands. So the better you respond, the better your life will be. That's as simple as that. तो फिर free will का क्या? ये वाला स्टोइक वाला फिलोसफी हुआ, मैंने किसी इसमें पढ़ा था। आपने जो बोला वो सेम टू सेम, मतलब उसके वर्ड्स सेम टू सेम नहीं थे, बट उसका जो समरी था वो ऐसा था। हाँ बोलो सर। मेरे को ऐसे आते थे गंदे जोक मारने के बीच में। कौन आदित्य बोल? मेरा थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव है, तो मैं कुछ लोगों के कम्युनिटी में हूँ, वो ना मेथड टेक्निक उस चीज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। जो काम की चीज है उतना पकड़ो, बाकी फालतू दिमाग में क्यों मतलब टेंशन वाली आते तुम। अरे क्या बात कह दी सर। मतलब इसी से मेरे को आज की रणवीर की वीडियो याद आ गई। मतलब मेरा तो दिमाग ही घूम गया। किसी ने देखी है रणवीर की वीडियो जो कल डाली उसने यूट्यूब पे? कैसे मैंने आपके ट्वीट के बाद ही देखी थी। अरे भाई मतलब जो रितेश ने कहा ना कि जब स्पिरिचुअलिटी पे तुम अगर मेथोडोलॉजी या वो सब कुछ अपना तुम टेक्निकलिटीज डाल देते तो उसका मतलब खत्म हो जाता है, राइट? कॉन्टेक्स्ट तो मतलब स्पेसिफिक कैसे हो सकते हो? वैसे रणवीर, अगर किसी ने देखे तो कॉन्टेक्स्ट के लिए रणवीर क्या कहता है कि यूट्यूब पे अगर ग्रो करना है तो तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा स्टोरी टेलिंग का फॉर्मूला, जो कि मैं बताऊंगा। रणवीर इस तरीके से कहता है, जो कि मेरे व्लॉग से तुम सीख सकते हो। जो कि क्या है कि एक स्टार्ट होगा, एक फिर उसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आएगा, उसके बाद बॉडी होगी, उसके बाद तुम अपनी पर्सनालिटी दिखाओगे, उसके बाद एक कॉल टू एक्शन होगा एंड उसके बाद स्टोरी खत्म। वो इस तरीके से बोलता है कि इस तरीके से सारी स्टोरीज बनाओ एंड तुम यूट्यूब पे ग्रो कर जाओगे। और मेरा दिमाग खराब। मतलब पहले तो मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या ये सही है कि गलत है। बाय। किसी को केसी नाइस्टेड पता है? हाँ अरे तो उसके व्लॉग्स देखना। तो मतलब मैं, अगर मुझे लिंक मिले, सो किसी थर्ड पर्सन ने इस पे वीडियो बना था। आपने जो बोला कि पहले एक प्रॉब्लम होता है, बीच में उसका सॉल्यूशन होता है, मतलब ऐसे ही एक फ्लो होता है कि वो पहले हुक देता है कि पूरा व्लॉग में क्या होगा, फिर वो बीच में वो उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो दिखाता है, और फिर लास्ट में वो कॉल टू एक्शन की जगह उसको क्या कहते हैं, हाई एंड पे मतलब हाई एंड पे वो क्लोज करता है। जैसे कि उसके ड्रोन्स वाले फुटेज आते हैं, या फिर वो मतलब वो उसका म्यूजिक वाला जो होता है कि वो बहुत अलग अलग म्यूजिक यूज करता है। तो वैसा ही था कि ये वाला रणवीर ने मतलब सेम ही बोला है, मुझे थोड़ा राइट लगता है, बट उसके जो मतलब जैसे कि वो कंटेंट बना था उसके मतलब उस पर पर्सपेक्टिव में ये रॉन्ग कि वो तो वहाँ पे 3 या 4 6 टाइप्स ऑफ एसेंशियल टी शर्ट्स या ये सब होता है, तो वहाँ पे थोड़ी हम ये वाला यूज कर सकते हैं। मतलब मेरे को इससे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि क्रिएटिव आर्ट में ना कोई फॉर्मूला नहीं होता। मतलब तुम ये बोल दो कि पेंटिंग ऐसे बनती, अगर तुम फॉर्मूला बता देते हो तो फिर तुम एक्सपेरिमेंटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो ना। तुम अगर बोल देते हो कि पेंटिंग इसी तरीके से बनेगी तो मॉडर्न आर्ट कभी बन नहीं पाती, ठीक है? रेनेसांस जो हुआ इटली में वो नहीं हो पाता। मतलब तुम कैसे फॉर्मूला लगा सकते हो? तो तुमने लाइफ के सारे आंसर ही दे दिए ना। हाँ, हर इंसान का अलग इंटरप्रिटेशन है। प्रखर ने एक वीडियो बनाई थी रणवीर के ऊपर, आई थिंक मार्च अप्रैल में, जिसमें उसने बोला था कि वो एक रिव्यू कर रहा था रणवीर के वीडियो को, जिसमें वो बोलते हैं कि इट इज 5 or 6 स्टेप्स टू डू XYZ। तो बोलते हैं कि अगर तुम स्टेप्स दे देते हो मतलब वो वीडियो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर स्टेप टू अचीव समथिंग। तुमने बाउंड कर दिया ना सबको, बाउंड कर दिया। सो किसी भी चीज को तो मैं स्टेप में डिफाइन कर दूंगा कि ये करूंगा तो होगा, तो बेसिकली इट्स रॉन्ग। कपिल गुप्ता फील्स। हाँ
एकदम कौन सी क्या? कपिल गुप्ता। कपिल गुप्ता कौन है? कपिल गुप्ता नवल का गुरु है। हाँ नवल वाला ना। अच्छा वो एनोनिमस है ना आई थिंक। एनोनिमस नहीं उसका फेस उसने रिवील करा ही नहीं शायद। कर रखा है, एक फोटो है उसका। बाकी तो एक हर जगह एक मंक का फोटो है बस। हाँ वो तो आई थिंक नवल की स्पिरिचुअलिटी सेट है उसका। तो नवल का लेवल ऑफ सेट है उसका। वो बहुत ज्यादा उसके प्रिंसिपल थिंकिंग। इसीलिए तो लोग उसको इतना रेफर करते हैं ना, दैट ही इज द मोस्ट आइडियल पर्सन। नहीं मतलब मोस्ट आइडियल भी नहीं है, मोस्ट तो किसी को नहीं बोल सकते। नहीं ना, लेकिन ही इज अ वेरी मच बैलेंस्ड पर्सन, राइट? उसके जैसे हाउ डू यू नो मैन, लाइक यू ओनली सीन हिम इन पॉडकास्ट एंड ट्वीट्स। हाँ वो जो भी है, बट पीपल सी दैट ओनली, राइट? तो उसी के हिसाब से तो फॉलो करते हैं ना। वाइब अच्छी है नवल की। वाइब अच्छी है। He is the actual cool guy. ट्विटर वाला कूल नवल। उसका मतलब हर बात ऐसी है, ठीक है ना, ठीक है हो जाएगा। किसका सॉरी यार पता है, पर अपन 100% भी नवल के फिलोसफी से नहीं चल सकते, बिकॉज वो अभी ऐसे स्टेट पे जहाँ पे उसके लिए पैसा कमाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो आगे बढ़ चुका है। उसके कितने स्टेटमेंट है जिसमें वो बोला है कि पैसा कमाना इज नॉट द लाइक सबसे इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, और दूसरी चीजें भी जरूरी है। पैसा तो कमा ही जा सकता है, उसके लिए ऑब्वियस है वो चीज। एक क्वेश्चन सबके लिए। तुम किस तरीके से डिसाइड करते हो कि तुम किस बंदे की बात सुनने वाले? मतलब इंटरनेट पे इतने सारे गुरुज हैं, या इतने सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, या इतने सारी पर्सनालिटीज हैं, तुम्हारा क्या क्राइटेरिया? तुम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ इसकी बात सुनने लायक है, इसकी बात सुनने लायक नहीं है? क्या एक क्राइटेरिया, मतलब ज्यादा ये डिटेल नहीं कि ये सेंस बना रहा है भाई, मतलब एक क्राइटेरिया जिससे डील ब्रेकर जो है। हाँ कंफर्मेशन वाइज मेरे एग्जिस्टिंग थॉट के आसपास जो है, अगर वो है तो है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सोचता हूँ कि मेरे सारे थॉट सही है, तो अब जो भी मेरे यार वो सीन यही है ना। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। वो तो एग्जिस्ट करता है सर, वो तो मतलब कि जितना मर्जी फाइट करने की कोशिश करो वो रहेगा ही। मतलब इसके अलावा और कुछ क्राइटेरिया तो इनएविटेबली करेगा, पर आई गेस इसके अलावा वाइब। यार मेरा एक ये है कि जो जितना फंडामेंटली जा रहा है ना, जो जितना फंडामेंटली समझा रहा है, तो एकदम बेसिक्स है, उसको फॉलो करो, बिकॉज ही इज गेटिंग टू द रूट्स। वो कोई एक रूल नहीं बता रहेगा, तब यू हैव टू फॉलो दिस थिंग। एक नवल है, वो काफी बेसिक से आता है, अगर आप उसको डीप में पढ़ोगे तो। वो बोलते हैं फंडामेंटल्स पढ़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यार मेरा तो यही है, मेरा तो यही मेंटालिटी है कि सबकी बात सुनो, दैट्स इट। क्योंकि तो फिर द गिफ्ट क्या, सॉरी नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा। हाँ प्लीज फिनिश आर्यन। सो तो मेरा वही है कि जैसे कि अगर मेरा मेंटालिटी मतलब अभी एज अ टीनेजर मैं अपने आप को यही गिफ्ट दिया हूँ कि मैं सबकी बात सुनता हूँ, even if he is against my mentality or something, I'll still listen to him, I'll still think about it, that's it, you know. Like adding now on to I have another philosophy, like someone said like something different which was not I have heard or listened to, then I follow that person more. Adding on to what Aryan said कि अब मैं 4 लोगों की बातें सुनता हूँ, वो मतलब मेरे थॉट से मतलब पैरेलल है या नहीं है, इंटरसेक्ट कर रहे नहीं कर रहे, तो मैं उनकी भी बातें सुन रहा हूँ, और हर जगह से मैं बातें सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। कुछ को मैं एक्सेप्ट करूंगा जो मेरे को खुद अपने आप अच्छी लगेंगी, फिर मैं ऑटोमेटिकली उस पर्सन को फॉलो करना चालू कर दूंगा। क्योंकि यही तो हुआ था, वो पिछले साल हिस्ट्री में पढ़ा, यही तो रहते जब न्यूज़ वो क्या कहते हैं टेप प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ था, तो मतलब सब लोग मतलब अपने थॉट्स लिखते थे, चर्च उनको रिस्ट्रिक्ट करती थी कि जो मतलब उनके अगेंस्ट जाते थे। तो उसमें यही तो होता था, कौन था, किसी ने तो बोला था कि मतलब सब लोग, हर एक इंसान की मतलब हर इंसान जो भी लिखा है हर चीज पढ़ सकता है। अब वो उस इंसान के ऊपर है, वो किसकी बातों को फॉलो कर रहा है, किसकी बातों को अडॉप्ट कर रहा है, सब इंसान के ऊपर डिपेंड करता है उसकी। तो इसलिए सबकी बातें सुननी, फॉलो करना सबको ही ज्यादा वो रहता है यार। सबका सुनो, लेकिन सबका सुनो,
सोचो अपने मन का, मतलब सोचो सब आइडियाज ले लो और वो करो जो तुम्हें सुटेबल हो, जो तुम्हें सही लगे वो करो। बोलना आसान होता है पर इन द एंड ऑफ द डे वो अफेक्ट इतना कंज्यूम करोगे तो बेसिकली तो फिल्टर आउट करके वर्क में लेना काफी बहुत टायरसम है। क्योंकि भाई अगर आप किसी और का मेंटालिटी नहीं सुनोगे, अगर आप अपने ही जोन में रहोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप उसके बाहर कैसा वर्ल्ड रहेगा, राइट। अगर मैं ही अपने आसपास रहूं, अपने आसपास जैसे जो मेरे फ्रेंड्स हैं स्कूल में, अगर उनकी सुनो कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो मुझे एक जो नेक्स्ट लेवल जो अभी ये कैटो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बारे में मुझे नहीं पता चलेगा। मुझे सबकी सुनना पड़ेगा, राइट। उसके बाद मैं सोचूंगा कि ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। वो सोचने के लिए मुझे सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी, मुझे सोचना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं सही है। और सबका अलग अलग डिफरेंट, सबका अलग अलग मेंटालिटी होता है, सबका अलग अलग थॉट्स होता है, वो तो कॉमन है, राइट। इसलिए डिफाइन कर ही नहीं सकते। या एंड आई थिंक ये प्रखर कहा था, प्रखर गुप्ता, कि वी ऑल आर अ कॉपी ऑफ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी। नवल रविकांत जो हम लोग बहुत लोग एडमायर करते हैं एक सेंस में, सब हम लोग सब उसकी सुनते हैं, लेकिन वो भी कोई टाइम में कंज्यूम करता था। अगर जो रोगन के पॉडकास्ट अगर कोई सुना है तो उसमें वो बताया था कि वो लाइब्रेरी में बैठ के वो हर बुक पढ़ लिया था स्टार्टिंग के 10 मिनट या सो ही आल्सो मतलब देयर इज नथिंग जेन्युइन ऑन द इंटरनेट। हाँ मतलब कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा ना, वैसे तुम बैठे बैठे तो लैंग्वेज सीख नहीं लोगे, बैठे बैठे तो फिजिक्स सीख नहीं लोगे। लिसनर बनना पड़ेगा, लिसनर सुनोगे, कंज्यूम करोगे, उसके बाद सोच के अपना कुछ निकालोगे, राइट। सोक्रेटिस ये सब लोग को मतलब नवल भी इन्हीं सबका सुन के भी कुछ अपने मन का कुछ निकाला, उसके बाद हम लोग को भी कुछ दिया, राइट। वो कुछ अपना जोड़ा, कुछ सोक्रेटिस का जोड़ा, कुछ और का प्लस किया, उसके बाद he gave us something, right? That is what I was talking about. पार्थ सर आप बताओ आपका क्या क्राइटेरिया? तो मैंने हाँ मुझे बट नवल देख रहा था जब तक मुझे बोर हो रहा था, that's why I got this statement out of nowhere, not related, but नहीं समझ रहा क्या लिखा है इसने। किसने लिखा है? पार्थ नवल ने लिखा है। हाँ वही मतलब पार्थ नवल ने लिखा है। बहुत ज्यादा हो गया, मेरे को सोचना ही नहीं है इसके बारे में। क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मेड ऑफ आर फ्रीली ट्रेडिंग विद ईच अदर, इसका मतलब हाँ नाइस क्वेश्चन यार। गुड ट्रेडिंग मतलब आज का टॉपिक क्रिप्टो था तो मैं ऐसे देख रहा था तो आई थॉट जो मतलब कासल्स मेड ऑफ मैथ है वहां तक तो मतलब अंडरस्टैंडेबल है। ये फ्रीली ट्रेडिंग विद ईच अदर, फ्रीली ट्रेडिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ये कंप्लीट स्टेटमेंट यही थी क्या? इतना ही था इसके आई थिंक तो साल 1000 वर्ड्स 2-3 लाइन में देके चले जा रहे हैं। आई थिंक फ्रीली ट्रेड का मतलब जैसे कि डिसेंट्रलाइज ही आई थिंक कह रहे हैं वो भी। फ्रीली मतलब जितना मेरे को समझ आया कोई फ्रिक्शन ना हो बीच में, कोई डायरेक्टली जैसे A to I think he meant in a blockchain way, like there are many blocks and they are freely trading with each other and they are constructed upon mathematics. Yeah, kind of decentralization basically, right? Okay, basic idea तो लग गया कि blockchain है and it's some freely trading between two people, exactly. और मैथ से बने मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग है। यार ऋत्विज ठीक है भाई, ऋत्विज बोल ले। बोल ली तू है। मैं बोल रहा था फिर चले जाते हैं बच्चे सब फटाफट फोटो खिंचा लेते हैं, रिकॉर्ड बना लेते हैं। अब खींच रहे हो फोटो है? अब मैं लास्ट टाइम खींचा था, फिर मेरे को बहुत गालियां पड़ी थी कैसे एक फोटो ढंग से नहीं खींचा था। कैमरा ऑन कर लिया प्रोडो ने। सर भैया चश्मा पहन लीजिए, फोटो के लिए आ गए। मैं लूंगा सर, आप ले लो, मैं नहीं ले रहा हूँ इस बार। अरे फिल्टर लगाओ यार, सब लोग फिल्टर लगाओ। चश्मा आ गया और किसी का चश्मा नहीं, सब चश्मा डालेंगे, सब पढ़ाकू नर्ड्स। I'm done, चलो डाल दिया। आदित्य ने आंख में पहना हुआ नजर नहीं। आदित्य यार अपना कैमरा ऑन कर ला 1 मिनट के लिए सिर्फ। एक्चुअली भैया मैं ऊपर हूँ, मैं ऊपर कहाँ? पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा, छत पर हूँ एक्चुअली। अच्छा के बात कर रहा हूँ। चलो तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर काम कर रही है आदित्य, तुम कर लो। अभी तो सेम ही रहेगा।
कुछ दिखेगा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सारे सब अपना बेस्ट पोज, जो बेस्ट साइड है, प्रोफाइल है, दिखा लो, जो जहां से भी जॉ लाइन दिखती है। ठीक है, ऑल रेडी, एवरीबॉडी रेडी? हो गया सर, डन, ले लिया। नो रीटेक्स, नो रीटेक्स। पॉप कल्चर डिस्कस करेंगे तो 1 बज जाएंगे यार इधर ही। मजा आया भाई। This was my first session and I enjoyed a lot. Yeah, I too enjoyed a lot. मेरे को रात को नींद नहीं आने वाली। क्यों, ऐसा क्या सुन लिया आज? और मुझे अभी भी क्रिप्टो समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया सर, बताओ, ऐसे नहीं जाने देंगे, बेसिक आइडिया देके भेजिए। ब्लॉकचेन का टेक्निकल पार्ट। मैं क्या बोलता हूँ, टेक्निकल पार्ट मतलब सुनना संत, मैं क्या बोलता है, नेक्स्ट सेशन में मनन को बुलाते हैं। हाँ, नहीं तो अलग से सेशन करवा देते हैं एक, उसमें स्पेसिफिकली क्रिप्टो डिस्कस कर लेते हैं संडे या मंडे का। अगर लोग इंटरेस्टेड है तो क्यों नहीं। ठीक है, क्रिप्टो एक्सपर्ट को ढूंढते हैं, उसको बुला लेंगे, एंड एक इवेंट बना मनन को ही बुलाओ, एनएफटी भी पूछ लेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बालाजी को बुलाते हैं। मैं बोल रहा हूँ क्रिप्टो ठीक है, बट मतलब डेटिंग वेटिंग पे, रिलेशनशिप पे भी कुछ करो यार। मतलब जो एक प्रॉब्लम है जिंदगी की वो पहले सॉर्ट आउट कराओ, बाकी ये जो सारी चीजें तो लॉन्ग टर्म वाली है ना, मतलब वो भी लॉन्ग टर्म है। अरे कोई डेटिंग भी लॉन्ग टर्म है सर, क्या आप मतलब एक रात की बात कर रहे हैं? लव गुरु आरजे को बुलाना पड़ेगा। कोई 14 को आया था क्या यंग पीट्स की मीट पे? मैं भाई मैं सो गया। अच्छा, यही तो बातें चल रही थी वहाँ पर। सन को तो इंसेंटिव ही नहीं है ये सारी चीजों का, सन तो ऊपर उठ चुका है ये मोह माया से। अभी तो संत नाम है, ऐसे हमारे ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है संत। वो तो अभी ऐसे बैठे, भी थोड़ी देर बाद मतलब योगा वोगा करते हुए एकदम हवा में लेविटेट कर रहे हो। पीछे से लाइट आती है भाई, पीछे से लाइट आती है पूरी प्रॉपर। हेलो नॉट सो संत। हेलो इफेक्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है, किसी को पता है? बताने जाएंगे। नहीं भाई, क्या रणवीर से तो मेरा मन ही उठ गया भाई, मेरा मन उठ गया रणवीर से। अरे अब मैं थोड़ा बहुत मैं थोड़ा काम कर रहा हूं। आई लव गुरु देखना भाई, एक प्लेलिस्ट उसके रणवीर अलाहाबादिया के प्लेलिस्ट में एक है आपका लव गुरु। हमारे यहाँ पे तो संत है ना, संत ही है। संत ही है हमारे। बताओ, बाय बाय दक्ष। बाय बाय बाय, मैं भी जाता हूँ। ओके पार्थ, चलो सिया। ट्विटर पे ऐसा कोई नहीं ना अभी डेटिंग गुरु टाइप। होंगे सर, मतलब पर डेटिंग एडवाइस मेरे को लगता है लोगों से लेनी चाहिए, मतलब काफी अच्छा। यार जस्ट बी योरसेल्फ, दैट्स इट। आप मिल जाएगी आपको जैसा चाहिए होगा। देखा क्या करने का आपने को, क्या करना आपने, जो काम का उतना पकड़ो। अभी खुद ही बोल रहा था कि डिस्कस नहीं करते हो। और मेरे को ऐसा लगता है एक्विजिशन सबसे टफ पार्ट है यहाँ पे, तो उसी को एक्विजिशन भाई को सिर्फ बिजनेस टर्मिनोलॉजी आती है, इसको एक्वायर करना जाके बाजार में स्टार्टअप्स को। ये चेक जेब में डाल के घूमता है कि भाई ये फंडिंग चाहिए, सीरीज सीड राउंड कॉफी, सीरीज ए फ्लावर्स। पिच डेक इसकी जेब में है, ऐसे निकाल के फेंकता है कि ये पिच डेक है, देखो और फंड करो। मतलब सबसे जनरल लव एडवाइस तो मतलब काफी प्रॉब्लमेटिक है, इंडिया में सीन बहुत खराब है, मेरे को ऐसा लगता है।
खराब है। हाँ बहुत खराब है, मेरे को पूछो खुद ज्यादा खराब है ये, क्या ही बताओ अभी मैं तुमको। एक तो गर्ल बॉय रेशियो जो है ना वो इतनी खराब है, ऊपर से फिर जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस प्रॉब्लम को इतना एम्पलीफाई कर देते हैं ना। इसको ऐसे समझो, एक साइड जो है ना ये तुम्हारे प्लेटफॉर्म का, एक साइड को लेवरेज ही नहीं है और दूसरे साइड को पूरा लेवरेज ही लेवरेज है, तो फिर तुम कैसे? डिमांड सप्लाई बहुत ज्यादा। मैंने एक बार क्या करा था, मेरी एक दोस्त थी राइट, मैंने क्या करा, मेरे टिंडर अकाउंट पे एक भी मैच। अच्छा कॉल, हाँ अभी ये बताओ अच्छी। तो मैंने क्या करा था, मेरे को टिंडर पे एक्सपेरिमेंट करना था। मेरी टिंडर पे मैंने आईडी 2 महीने चलाई और वही जो जैसे लड़के चलाते हैं, सबको स्वाइप करके सब पसंद है, ठीक है, बट एक भी मैच नहीं आया 2 महीने में राइट। मैंने क्या करा, एक दिन एक्सपेरिमेंट करते, मैंने अपने दोस्त को बोला कि तू आईडी बना एंड एक कोई भी फोटो लगा एंड देन विल सी कि कितने मैच आते हैं। भाई साहब 10 मिनट के अंदर 99 प्लस मैचेस, 10 मिनट के अंदर, और 10 मिनट के अंदर 50 लॉन्डो में जो जहान की चीजी लाइन भेज दी। हे बेबी जो भी करते हैं ना लॉन्डो फंडिंग उठा ली। अरे मतलब इतना डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है ना सर, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। और यहाँ डिस्कस होता भी नहीं तो एकदम से फट के बाहर आता है। और इसीलिए लॉन्डे वाहियात हरकत करते, बिल्कुल ही वाहियात हरकत। बुलेट में बड़ा साइलेंसर लगवा लेंगे, बालों को अलग ही तरीके से स्टाइल कर लेंगे। अरे वो तो ट्विटर बायो पे वो हो गई ना। हाँ मतलब क्योंकि भीड़ से अलग दिखना तो कुछ भी करते हैं। बॉब्स वगाना। हाँ मतलब बॉब्स वगाना तो अलग लेवल चला गया, बट स्टिल मतलब अगर एथिकली भी सही रह के लॉन्डे इतनी कोशिश करते हैं ना अलग बनने की, जो कि उल्टा गेम को और खराब कर देता है। और यहाँ मतलब लॉन्डे आपस में भी बात नहीं करते हैं, वो भी है। हाँ ये सही बात बोल रहे हो। मेरे को तो ऐसा लगता है कि फिक्स सेशन रखना चाहिए हर फ्राइडे को, जिसमें सिर्फ हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी पे बात करें कि कैसे मतलब स्ट्रैटेजी भाई स्ट्रैटेजी। मैं तो इन्हीं मैसेज कर देता हूँ रैंडमली, मुझे तो कोई वो नहीं है। वो कॉपी भेजो, कॉपी टेक्स्ट का, वो जो है ना वही तो खेल है सर। अभी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। मेरे को आप तो जेन्युइनली जाओ डेटाबेस बनाने का कि सारे जो अच्छे जिस मैसेज से कन्वर्जन रेट बहुत सही है ना, मेरे को उनका डेटा फिर वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगा के एक बेस्ट ये निकालेगा उस डेटा को। भाई लड़कियों को भी पिच नहीं करना है भाई, कोल ईमेल नहीं भेजना है। नहीं ऐसा है, अगर वैल्यू ड्रॉप करोगे ना, इनबाउंड नहीं आ रहा है ना हमको, तो आउटबाउंड तो करना पड़ेगा ना। इनबाउंड आता होता तो यू नो व्हाट के ऑनलाइन है ना, मतलब ऐसे बात करते रहो, फ्रेंड्स बना के अगर बात आगे बढ़े तो फिर वो जो टेक्निक वहां से सीखोगे ना वो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगी। मतलब मैंने तो पर्सनली ये देखा है। मैंने ये चीज नोटिस करी कि लॉन्डे इतने डेस्परेट होते हैं ना कि हमेशा गलत रिलेशनशिप में घुस जाएंगे, कि बस मतलब चाहिए रिलेशनशिप स्टेटस बच चुका है कि हम रिलेशनशिप में, तो गलत रिश्ते में घुस जाएंगे, फिर अपनी भी जिंदगी खराब करेंगे, सामने वाले की भी जिंदगी खराब करेंगे, और ब्रेकअप के बाद 3 साल तक रोने वाले स्टेटस डालेंगे। अरे यार भाई कसम से कह रहा हूँ, मतलब यू गाइस आर स्टिल यंग ना। मैं अपना तो कॉलेज पास आउट हो गया, तो मतलब अब कॉलेज कितने लौंडे देखता हूँ मैं जो दिन भर बस रोने के स्टेटस डालते हैं। भाई दिन भर रोने के स्टेटस, बहुत सिरदर्दी है। हाँ आइडिया ऑफ रोमांस तो बिगाड़ दिया सर इंडिया में। आइडिया ऑफ रोमांस कंजर्वेटिज्म इन इंडियन फैमिलीज। रॉ एंड रियल कोई मतलब, देखता है? हाँ रॉ एंड रियल, हाँ उसमें ये सब बात होता है नॉर्मली कि कैसे बॉलीवुड मूवीज सब ऐसे पूरा चेंज कर रहे हैं एनवायरनमेंट पूरा। एक ऐसा दिखा रहे हैं ना, ऐसा दिखा रहे हैं कि हीरो ऐसे ऐसा कुछ करेगा तभी ये मैंने अपने इन्वायरमेंट में होते हुए देखा हुआ सर कि अगर किसी लॉन्डे को एक लड़की पसंद है ना, मतलब कॉलेज में, अगर कॉलेज तो सबसे बढ़िया इन्वायरमेंट है इन चीजों को नोटिस करने के लिए। तो अगर किसी लॉन्डे को सपोज करो मैकेनिकल के एक लड़के को किसी लड़की को पसंद है, राइट, क्रश है, तो रादर देन गोइंग एंड अप्रोचिंग एंड टॉकिंग टू द गर्ल, वो दूसरे तरीके अपनाएगा। मतलब जहां से वो गुजर रही है ऐसे खड़े हो जाएंगे 4 लॉन्डे, ठीक है, उसकी बस के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे। ये चीज हो रहा है ऐसा एक्चुअली।
अरे मतलब तुम नोटिस करोगे ना, बहुत ज्यादा होता है सर ये। 100% होता है इंडिया में। तुम लड़की के पर्सपेक्टिव से देखो तो कितना वो है, मतलब कितना खतरनाक चीज है। तो कैसे वो सही और गलत लौंडे में कैसे डिफरेंशिएट कर लेगी? अरे इंडिया में तो मैंने मतलब बेस्ट ये देखा है कि पहले तो तुम अप्रोच करना सीख लो, मतलब इतना कॉन्फिडेंस रखो कि जाके बात कर सको, फिर उसको जाके बोल लो, हे आई एम नीरज, आई सॉ यू फ्रॉम ओवर देयर, आई थॉट यू आर क्यूट, आई वांट टू से हाय। देन बस इतना बोल दो, वो या तो ऐसे हो जाएगी या फिर तुम्हें आगे बढ़ा देगा सही में। Just treat her as a normal human being, right? ऐसा कुछ पहाड़ मत बना दो, बिटकॉइन है भाई, इन्वेस्ट करना जरूरी है भाई, हाइप मत बना दो। NFT नहीं है जो समझ नहीं आएगी, इंसान नहीं है। एग्जैक्टली। तो फिर हमको स्क्रिप्ट जो है वो इस तरीके से बनानी है कि बी फ्रेंड कैसे करे, ठीक है, कॉन्वर्सेशन कैसे कंटिन्यू करके रखे, एंड जो तुम्हारा पूल है वो बड़ा करना है बेसिकली, है ना। और कभी भी अप्रोच इस एंगल से मतलब बहुत कम करना चाहिए कि भाई मैं तो अब इसको आई लव यू बोल के ही मानूंगा, उस एंगल से बहुत कम अप्रोच करना चाहिए। स्टार्टिंग में सिर्फ दोस्त बनाने का सोचो। अरे ऑनलाइन है तो कॉमन ग्राउंड देख लो, अरे ये भी बायोटेक में है, हाँ, इंटरेस्ट ढूंढ गया, तो इसको भी इसके गाने पसंद है, मैसेज कर दिया। बहुत लौंडे हैं जो अनोनिमस नाम पे स्टेटस डाल देंगे लड़की के नाम का, लड़की को पता भी नहीं उसके लिए रो रहा है वो अपने लौंडों के ग्रुप में वो हीरो बन गया, भाई ने बोल दिया हाय उसको आज, हाँ भाई ने बोल दिया। अरे भाई मैंने इतना देखा है ना यार, मैं क्या बताऊं, अलग ही और अभी तो मतलब सकती है। हम यंग है तो इतना कुछ उखाड़ लोगे, इस लेवल पे पहुंच जाओ जहाँ मतलब तुम्हें एटलीस्ट वो एक्सेस मिल जाए जो तुम चाहते हो उससे, बिकॉज हम कोई ऐसी एरिया या लोकेलिटी या लोअर मिडिल क्लास में रहता है जहाँ, समझ रहे हो ना। बिल्कुल बराबर, एकदम सही से समझ रहा हूँ मैं। मतलब हाँ मतलब पर इस चीज को भी बैरियर नहीं बनाना चाहिए कि पहले मैं जिंदगी में कुछ उखाड़ लेता हूँ, उसके बाद ही मैं इस सब में पढ़ा। या मतलब ऐसे क्वालिफिकेशन नहीं करना, जैसे कि मैं इंजीनियर हूँ तभी कोई लड़की मान जाएगी, अगर मैं कुछ मान लो कि अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी कॉलेज, अभी स्टूडेंट ही हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ तो बाकी नहीं करेगी, ऐसा नहीं है, बस जस्ट नॉर्मल रहो जैसे हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं। नहीं मैं मतलब वो मीन नहीं करना चाह रहा था। लेट्स से तुम झोपड़ी में रहते हो, ठीक है, अब तुम्हें है सपने, अब क्या करोगे तुम? दूसरे झोपड़ी वाले लड़कियों से बात करूंगा, सिंपल। मैंने बोला तुम्हें है सपने, मेरे को बोल दे या वही तो पहले मतलब ऐसे एक्सेस तो ले लो उस जगह से। I get it man, या सर हरियाणा में क्या होता है, तुम्हारी डिग्री के हिसाब से तुम्हारा रेट लगता है लॉन्डो का, सही कह रहा हूँ मैं। हाँ मतलब बोलेरो होना चाहिए। अरे नहीं, अरे गलत समझ रहे हो सर, मैं बताता हूँ। अगर तूने करी है BSc तो तुझे शादी में मिलेंगे 30 लाख। तूने करी है B.Tech तो तुझे शादी में मिलेगा 50 लाख। तूने करी है MBA तो तेरे को 60-70 लाख आराम से मिलेगा। ऐसे रेट लगता है सर। ये असली फाइनेंस अब पढ़ रहे हैं हम, असली वाटर सिस्टम अब पढ़ रहे हैं हम। असली वाटर सिस्टम ये बिटकॉइन से ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है। भाई मैं जा रहा यूएसए, नहीं रहा इंडिया में। अरे भाई यूएस रिटर्न की तो अलग ही वैल्यू है। और अगर ग्रीन वीजा है, अरे भाई NRI टैग जुड़ते ही 50 लाख प्लस। सोने में तोले जाओगे भाई, सोने में तोले जाओगे। ऋतुज कब चलना हरियाणा? जाके आते हैं नेपाल घूम के, फॉरेन रिटर्न। पक्का। ये कौन सा फॉरेन रिटर्न है? अरे हाँ बांग्लादेश ही चलते हैं ना, पास में ही। नेपाल में वीजा नहीं लगता मेरे ख्याल से। नेपाल में सर, नेपाल का बॉर्डर मैं आपको बताता हूँ, ऐसे रोड जा रहा है, ऐसे एक मॉन्यूमेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपने क्रॉस करा, आप नेपाल पहुंच गए। कोई चेकिंग नहीं, कोई लोग नहीं खड़े, कुछ नहीं है, बस ऐसे डायरेक्ट क्रॉस कर जाते हैं लोग सीधा ही नेपाल में। लोग सब्जी लेने आते हैं नेपाल से इंडिया। सच कह रहा हूँ मैं, मजाक भी नहीं है ये। इम्पोर्टेड दूध इम्पोर्टेड दूध पी रहे लोग। गोभी इम्पोर्टेड आ रहा है लोगों का। चलो ऑन दिस हाई नोट कल बात करते हैं। ये तो काफी हाई नोट है, काफी ज्यादा हाई नोट हो गया है।
थोड़ा मिस आउट करा इन लोगों ने। सही बात, जरूरी माल मसाला मिस कर दिया सर। हाँ एग्जैक्ट। चलो बाय चलो बाय बाय बाय। ठीक है सर, बाय 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 बाय।